ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ जाते हैं थोड़ा सा इंस्टा की दुनिया से बाहर। चलो आज एक यार डिस्कशन करेंगे, आज बहुत इंपॉर्टेंट है। बस मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो लोग पीछे बैठे हैं तो अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि आप पीछे बैठ के आज मौका मिल रहा है आपको आगे आने का। प्लीज आ जाइए, लास्ट में आ जाओ, आ जाओ, अरे जल्दी करो जल्दी, टाइम वैसे भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। आप भी आ जाएंगे ना प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, आगे आ जाइए, आ जाओ, कम 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 फास्ट। ये इधर चेयर्स खाली हैं, आ जाओ जल्दी आ जाओ यार, क्यों घबरा रहे हो? आगे बैठने के नंबर ज्यादा मिलेंगे आज, जो आगे बैठेगा उसको नंबर ज्यादा। मैं टीचर्स को रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी आ जाइए, खाली पड़ी है इधर यार, चेयर्स खाली है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम कम फास्ट, आ जाओ, उठ जाओ यार, उठो उठो यार, आ जाओ जल्दी फास्ट। होगा कुछ नहीं, मेरा एनर्जी थोड़ा ज्यादा लगेगा, मेरे को ऊंची बोलना पड़ेगा। कम कम कम, ये खाली आगे रो, खाली है, कम फास्ट। So all of you from the final year? फाइनल ईयर सभी? प्री फाइनल ईयर है यहाँ पे? नहीं है, आप हैं आप लोग प्री फाइनल से। ओके, तो ये सबसे पहले तुम्हें मैं इस सेशन का जो एजेंडा है, जो पर्पस है, वो मैं डिस्कस करता हूँ। एजेंडा ये बहुत सिंपल है कि जैसे अभी नेक्स्ट ईयर आप लोग पास आउट हो जाएंगे, तो पास आउट होने के बाद बीटेक, जैसे तुम लोगों में से कुछ लोग मैकेनिकल से होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, कंप्यूटर साइंस से, और आपका सिविल ब्रांच। तो आप लोग बीटेक के बाद यार कैसे अपना इसको करियर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। हिमाचल में जॉब्स को लेके किस तरह से आप इसको, अगर सपोज हिमाचल में जॉब को लेके अगर आप टारगेट कर रहे हैं, जैसे मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल और सिविल ब्रांच के स्टूडेंट्स आप लोग हिमाचल में जॉब्स को टारगेट करते हैं, तो अगर तुम्हें हिमाचल में ही जॉब लेनी है तो किस तरीके से तुम उसको टारगेट करोगे, आपके जो सीनियर्स कहां कहां पे इस टाइम पे, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और मेन जो एजेंडा है, मेन एजेंडा है कि आपकी ऑल करियर अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ जॉब एंड इन टर्म्स ऑफ हायर स्टडीज इंडिया एंड अब्रॉड, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब्रॉड जब हम नाम सुनते हैं ना, तो सबसे पहला दिमाग में एक ही फैक्टर आता है कि सर खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये इको है, कनेक्टेड है। ओके, तो अब्रॉड के बारे में देखो यार, बहुत स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है अब्रॉड के लिए, लेकिन अब्रॉड में बस इश्यू एक आता है आप लोगों के दिमाग में, ये है कि हमारा खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। यार बीइंग द टेक्नोक्रेट, अगर आप जाएंगे अब्रॉड तो कोई तुम्हारा एक्सपेंडिचर नहीं है, तुम्हारा खर्चा नहीं होगा। मैं तुम्हें आज रास्ते बताऊंगा कि किस तरीके से तुम्हें अब्रॉड जाना है, खर्चा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो लोग 25, 30, 40, 50 लाख लगा के तुम जाते हो, वो तरीका नहीं है जाने का अब्रॉड। अब्रॉड जाने के बीइंग द टेक्नोक्रेट बहुत सारे और रास्ते हैं। बस मेरा एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है आप सभी से, मोबाइल फोन को ना यार अगले आधे पौने घंटे के लिए पॉकेट में रखना प्लीज। इससे इरिटेशन होती है मेरे को, और कुछ नहीं है। तुम सुनोगे नहीं सुनोगे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सुन लोगे तो फायदा तुम्हारा ही होगा। क्योंकि आज जो मैं तुम्हें चीजें बोलूंगा, मैं एक साल में कम से कम 100 अलग अलग कॉलेजेस में बोलता हूं, तो मेरे लिए कुछ भी नया नहीं है, तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें आज नहीं मिलेंगी। तो सुनना ध्यान से, और कोई भी कहीं पे भी अगर तुम्हें कोई डाउट आएगा, कुछ भी पॉइंट आएगा, उसको लिखते रहना, चाहे साथ के साथ पूछ लेना, या एंड में एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन आई विल बी मोर देन हैप्पी कि आप मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछें, कुछ क्वेरीज लें और मेरे से वो डिस्कशन कर लें। कनेक्ट हो जाता है मैं तो भी इसका हल्का साउंड कम करता हूँ, तब नहीं आनी आवाज। अच्छा ठीक है, और कर दो नहीं, उसका पूरा सेटअप ही बंद कर दो पीछे से। इसका अलग है ना, ए वाला अलग है, इसका नहीं, इसके साथ कनेक्टेड ना। इसको बंद नहीं कर दो, आपके इससे आ रही है बात, इससे नहीं आ रही है। अच्छा, जो इको हो रही है, अच्छा ठीक है। ओके, देखो मैं यार सबसे पहले जो स्टार्ट करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा अबाउट द इंजीनियरिंग प्रोफेशन। इंजीनियरिंग प्रोफेशन क्या है, मैंने तुम्हें डिस्कस, मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कि आप लोगों ने बीटेक क्यों चूज किया, आपने मैकेनिकल क्यों चूज किया, सिविल क्यों चूज किया, या कोई भी आपने रिस्पेक्टिव ब्रांच क्यों चूज किया, ये डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। क्योंकि आप लोगों में से जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, जिस भी ब्रांच से बैठे हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मोर देन 90% आप लोगों में से वो रैट रेस फॉलो करके आए हैं। कंप्यूटर साइंस को चूज किया, रीजन कुछ और था। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये सोच के कंप्यूटर साइंस या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस या सिविल चूज किया
कि मैं सिविल इंजीनियरिंग इस पर्पज से लेना चाहता हूं, मेरा इंटरेस्ट सर +1 +2 में या 9th 10th के दौरान मेरा कुछ ऐसा इंटरेस्ट बना, इस कारण से मैंने सिविल चूज किया या कंप्यूटर साइंस चूज किया या सपोज मैकेनिकल चूज किया, रैट रेस फॉलो करके आए, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब इसके बाद लेकिन अगर सपोज अगर आप रैट रेस फिर से फॉलो करेंगे ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जो तुम एक्चुअल में तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो या कर सकते थे, वहां पे इश्यूज आ जाएंगे जो इस टाइम पे इस कंट्री की नीड है, इस स्टेट की नीड है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, यार बहुत सारी कंट्रीज डेवलप हो गई हैं, क्या एक इंडिया की डेवलप कंट्री है? इंडिया डेवलप कंट्री है? नहीं है। बहुत देर से आईएनजी पीछे लगा हुआ है, बहुत देर से लगा हुआ है, और पता नहीं अब कब तक लगा रहेगा आगे। अब मैं बात करूं किसी डेवलप कंट्री के बारे में, लेट अस सपोज यूएसए, जर्मनी की बात करें या सिंगापुर की बात करें या कोई भी डेवलप कंट्री की बात करें। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि यार ये बताओ इसके डेवलप होने का क्या रीजन था, किस बेसिस पे डेवलप हो गए हैं, कैसे डेवलप हो गई, चाइना कैसे डेवलप हो गया, यूएसए कैसे डेवलप हो गया, क्या लगता है तुम्हें उसके पीछे रीजन? क्या लगता है? डॉक्टर्स ने कर दिया डेवलप? लॉयर्स ने? किसके बेस पे हुआ है? हम एक टर्म बोलते देते हैं सर, जर्मनी इस कारण से डेवलप हो गया या यूएसए इस कारण से हो गया, सर इनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, बोलते हैं हम ये लोग, यही टर्म आएगी दिमाग में कि जब हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, तो टर्म आएगी टेक्नोलॉजी। अब मेरे को सोच के बताओ, ये टेक्नोलॉजी, ये जो तुम वर्ड है, ये किसके कंटेक्स्ट में यूज करते हो? डॉक्टर्स के लिए, लॉयर्स के लिए, किसके लिए? इंजीनियर्स के लिए। तो इट मींस कि इंजीनियरिंग एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है, इतना इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा रोल है वो इंजीनियर्स का है। नो डाउट, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सभी का रोल है, डॉक्टर्स इनका सभी का रोल है, लेकिन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी भी कंट्री के अंदर वो है टेक्नोक्रेट्स का, इंजीनियर्स का। करते हो कम्युनिकेशन में, कंट्रोल सिस्टम में, वीएलएसआई में, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, ई वेस्ट मैनेजमेंट में, एंटरप्रेन्योरशिप में, तुम्हारा प्लेसमेंट देखो कैसे जाता है, क्योंकि वो नीड है इंडस्ट्री का। तो हमें जो अपना करियर है ना यार, इस तरीके से प्लान करना है, इस तरीके से सोचना है कि जिस भी मैं ब्रांच से हूं, अगर मेरे को अपनी ब्रांच में बेस्ट करना है तो क्या रास्ते हैं, किस तरीके से मैं कर सकता हूं। मैं अभी मैं सर के साथ डिस्कशन कर रहा था, सर मेरे को बता रहे हैं कि सर हिमाचल में बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कॉलेज के जो नॉन इंजीनियरिंग जॉब्स में गए हुए हैं और ग्रुप सी और ग्रुप डी की जॉब्स में गए हो। दिस इज नॉट द वे यार, इस पर्पस से, इस रीजन से तुमने बीटेक नहीं ज्वाइन किया था। मेरी आज तुम्हें मेरी बातें नहीं समझ में आएंगी, 4-5 साल के बाद समझ में आएंगी कि हाँ यार किसी पर्सन ने ऐसा बोला था कि ऐसे रास्ते होते हैं, और वो क्या क्या रास्ते हैं, किस तरीके से तुम्हें करनी है चीजों को, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हर ब्रांच की रिक्वायरमेंट अलग है, सिविल की रिक्वायरमेंट अलग है, मैकेनिकल की रिक्वायरमेंट अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स की रिक्वायरमेंट अलग है, कंप्यूटर साइंस की रिक्वायरमेंट अलग है। तो जब तक तुम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को तैयार नहीं करोगे ना इस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए, बिलीव मी फ्रेंड्स, तुम्हें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और फिर तुम्हें कहीं ना कहीं फिर अंडर द सोशल प्रेशर, अंडर द सोसाइटी प्रेशर, अंडर द पेरेंट्स प्रेशर, तुम लोग फिर गलत डिसीजन लेने स्टार्ट करते हो। तुम इस कॉलेज में पहुंचे हो, ये एक बहुत रिप्यूटेड और पुराना कॉलेज है, इट मीन्स यू ऑल आर कैपेबल, यू ऑल कैन डू समथिंग, यू ऑल कैन कॉन्ट्रीब्यूट, लेकिन हमें रास्ता ही नहीं पता। हमें बस वहीं तक लिमिटेड है कि मेरे को हिमाचल में गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या मेरे को चंडीगढ़ में गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। हम लोग वहीं तक बहुत हद तक अपनी सोच को लिमिटेड करके बैठे हैं। लिमिटेड नहीं करना है, हमें ओपन करना है, एक्सप्लोर करना है अपॉर्चुनिटीज को। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है इस कंट्री के अंदर, और सबसे भी बड़ी चीज ये है इस टाइम पे इस कंट्री के अंदर इंजीनियरिंग प्रोफेशन में जो करियर बनाना है बहुत ज्यादा आसान हो रखा है। तुम्हें लग रहा है कि सर जॉब्स नहीं है, ये नहीं था, दबा के जॉब्स आ रही है। एक्चुअली तुम्हें क्यों नहीं पता इस चीज के बारे में, क्योंकि तुम लोग अपना जो सर्चिंग वाला जो सिस्टम है ना, उसको कुछ अलग डायरेक्शन में चला रखा है। तुम सर्च करना स्टार्ट करो, तुम वैसा सर्च करना स्टार्ट करो चीजों को, क्या चल रहा है आजकल इंजीनियरिंग वर्ल्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कंप्यूटर साइंस कैसे अपना करियर बना सकते हैं बीटेक के बाद, क्या क्या रास्ते हैं, अब्रॉड में कैसे जा सकता हूं, ऐसे सर्च करना स्टार्ट करो, तुम्हें फीड्स वैसे स्टार्ट होनी आ जाएंगी। होता है ना ऐसे, अगर मैं आज घूमने फिरने वाली रील्स को, शॉर्ट को सर्च करना स्टार्ट करूं, उस पर टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करूं, वैसे तुम्हें वो दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो तुम लोग सोचना स्टार्ट करो या तुम लोग सर्च करना स्टार्ट करो उन चीजों के बारे में जिसका तुम्हें एक्चुअल में इसके बाद जाके कुछ करना है, तुम्हें वैसी फील्ड्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं और इस टाइम पे सबसे ज्यादा आसान है। अब आसान कैसे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आसान इस तरीके से, दो रीजन से इस टाइम पे आसान है सबसे ज्यादा। मेरे को 17 साल हो गए इस प्रोफेशन के अंदर, मैंने इतना आसान नहीं देखा था करियर बनाना इंजीनियरिंग के अंदर। दो रीजन है इसके पीछे। पहला रीजन है कंपटीशन अपने लोएस्ट पे है, कंपटीशन अपने लोएस्ट पे है। दूसरा रीजन कि जो मार्केट में जो स्टूडेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, उनका कैपेबिलिटी लेवल नहीं है।
उन पर पेशेंस नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं है, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। ये दूसरी ट्रबल आ गई है। मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, मैं तुम्हें डाटा दे रहा हूं, मैं हर चीज का फिगर दूंगा तुम्हें मैं। आप लोगों ने एक नाम सुना है एग्जाम का, गेट एग्जामिनेशन सुना है आप लोगों ने? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। मे बी आप लोग फाइनल ईयर में हैं, आप लोगों में बहुत सारे बच्चों ने भरा होगा इस फरवरी के लिए और तैयारी भी कर रहे होंगे। क्या मैं गेट को रेफरेंस लेके चल सकता हूं? क्या मैं गेट को रेफरेंस मान के चल सकता हूं किसी चीज को कंपेयर करने के लिए? मान सकता हूं? हाँ या ना तो बोलो। क्यों मान सकता हूं गेट? ऐसे और भी तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, क्यों मान सकता हूं गेट को? इस कारण से ये एक स्टैंडर्ड एग्जाम है, हर साल होता है और ये बहुत सारे रास्ते ओपन करता है तुम्हारे लिए। और अगर किसी ने बेस्ट और अच्छा करियर बनाना है, यही एक एग्जाम है जो तुम्हें अच्छा करियर देगा, बेस्ट करियर देगा तुम्हें। मैं यहां पे जॉब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे करियर की बात कर रहा हूं, क्योंकि जॉब और करियर में डिफरेंस होता है। एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन जॉब और करियर में तुम्हें डिफरेंस पता लग जाएगा। और ये एक्चुअल में ट्रबल हो रहा है इस कंट्री को, जो दूसरा इश्यू आ रहा है डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो जॉब में है, करियर में नहीं है। जॉब और करियर में डिफरेंस होता है, ये इश्यू है इस कंट्री के अंदर कि मेजॉरिटी लोग जॉब में है, करियर में नहीं है, करियर में डिफरेंस अलग होता है। अब गेट में एक रेफरेंस लेके चल रहा हूं। गेट 2016-17 के अंदर ने पीक हिट किया था, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने उस टाइम पे अप्लाई किया था। कितना फिगर था? रफली 13 लाख के आसपास। 13 लाख के आसपास बच्चों ने 2016-17 में अप्लाई किया था। गेट 2024 में मिनिमम आया, कितना आया है किसी को आइडिया? रफली आइडिया 5.5 लाख। 5.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया 2024 में। अब ये बढ़ना स्टार्ट हो गया। देखो ये लाइफ की कर्व है हमारी जब हम ईसीजी वगैरह करते हैं, ये भी ऐसा चलता है, ऊपर नीचे आती है चीजें। इंजीनियरिंग किसी टाइम पे 2008-9 के बाद बहुत ज्यादा उसने राइज किया, बहुत इंजीनियरिंग कॉलेजेस ओपन हुए, बहुत बच्चों ने अपना बीटेक किया वहां पे, उस टाइम पे पास आउट हुए। उसके बाद फिर डाउन आना स्टार्ट हो गया। बहुत सारे कॉलेजेस आपके हिमाचल में या पंजाब में, पूरी इंडिया के अंदर बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस बंद भी हुए हैं, क्योंकि वहां पे उतना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं आया, मतलब वहां पे स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेना कम किया। अब 2016-17 में हाईएस्ट, 2024 में मिनिमम आया, लेकिन अब ये राइज करना स्टार्ट कर गया, अब ये ऊपर की तरफ आया। 2025 में कितने बच्चों ने अप्लाई किया? 8.5 लाख बच्चों ने। 5.5 लाख से जंप मिला है 8.5 लाख का। लेकिन ये जो जंप है, इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच का है और नॉन इंजीनियरिंग ब्रांचेस का है। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इनमें अभी भी कंपटीशन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 4 ब्रांचेस, इसमें अभी ये फेज जो राइज हुआ है ना, इन ब्रांचेस में अभी इतना ज्यादा नहीं हुआ। 2016-17 का डाटा उठा के देखना, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इन 3 ब्रांचेस में 2 लाख प्लस हो गया था बच्चा जो अप्लाई कर रहे थे। और 2016-17 में ओनली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर द गेट एग्जामिनेशन। लेकिन अब नॉन इंजीनियरिंग ह्यूमैनिटीज की ब्रांचेस, इंग्लिश में, फिजिक्स में, फिलोसफी में, साइकोलॉजी में, जिन्होंने अगर अपना ग्रेजुएशन की है, दे कैन आल्सो राइट द गेट एग्जामिनेशन। तो ये जो राइज है, इस राइज में एक रीजन तो नॉन इंजीनियरिंग ब्रांचेस का है, दूसरा रीजन है आप लोगों का कंप्यूटर साइंस का, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में बच्चों की जॉब नहीं लग रही है। दूसरा, जिनकी जॉब लगी भी हुई है, दे इंडस्ट्रीज ने उनको क्लियरली बोल दिया है, एक्वायर द नॉलेज, एक्वायर द स्किल। क्योंकि आज मेरे को जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो आपकी जो इस टाइम पे स्किल सेट है, वो उस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अपना स्किल सेट बढ़ाइए। स्किल सेट बढ़ाने के लिए उसको हायर स्टडीज की तरफ मूव करना पड़ रहा है। दैट इज द रीजन व्हाई दे आर नाउ इनटू द हायर स्टडीज। मेजॉरिटी लोग इस टाइम पे कंप्यूटर साइंस 1.5 लाख, ओनली एक सिंगल ब्रांच है कंप्यूटर साइंस में जिसने 1.5 लाख प्लस कर दिया एकदम से। 1.5 लाख प्लस, 60-70 हजार से एकदम से 1.5 लाख प्लस चला गया, पिछले साल का ये डाटा है। लेकिन बाकी ब्रांचेस में वही 60-70 हजार के आसपास स्टूडेंट जो है वो गेट एग्जाम को राइट लिख रहे हैं। तो पहला तुम्हें मैंने रीजन बताया आसानी का, पहला रीजन था कंपटीशन अपने लोएस्ट पे है। लोएस्ट कैसे है? नंबर देखो कैसे ड्रास्टिकली नीचे आ गया है। दूसरा जो मैंने तुम्हें बताया था कैपेबिलिटी। एक टाइम था, ऑल ऑफ यू नो अबाउट IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पता सभी को क्या है ये? क्या है IOCL? IOCL क्या है? पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है ना IOCL। IOCL ड्रीम जॉब है, खास करके मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए ड्रीम है IOCL में जाना। क्यों? पहला, IOCL एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर है। दूसरा, IOCL का जो सैलरी पैकेज है 20+ के आसपास है। तीसरा, वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाता है IOCL में। ये 3-4 रीजन है जिस कारण से बच्चा IOCL जाना चाहता है। 2016-17 के आसपास, या 2016-17 भी नहीं, 2018-19 के आसपास मैकेनिकल, क्योंकि सबसे ज्यादा जो उसमें एंट्री होती है मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियर की रिक्रूटमेंट होती है। मैकेनिकल इंजीनियर को जो कॉल आता था फॉर द नेक्स्ट राउंड, वो
75 प्लस मार्क्स पे आता था जनरल कैटेगरी में। ध्यान से सुनना, मैकेनिकल में IOCL में जनरल कैटेगरी में जो कॉल था, अगर मेरे को कॉल लाना IOCL से तो मेरे को कम से कम 75 प्लस नंबर चाहिए होते थे। ये 2024 का तुम्हें मैं डाटा दे रहा हूं। IOCL 2024 में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी गॉट कॉल एट 35 मार्क्स। 75 प्लस थे 2017, 18, 19 तक। आज 35 नंबर पे IOCL महारत्ना पब्लिक सेक्टर से कॉल आ रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? मान लो सपोज 100 वैकेंसी थी उसकी 17-18 में, उस टाइम पे तो कम रही होंगी इससे, क्योंकि अब फेज तो अब बढ़ रहा है वैकेंसीज वाला। अभी उसने किया था शायद 110 के आसपास रिक्रूटमेंट। अब 110 के पीछे वो मल्टीप्लाई करके 6 या 5 टाइम बुलाते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, तो उनको चाहिए 600 बच्चों का पूल चाहिए, राइट। अब 600 के पूल के अंदर उसको वहां पे 75 प्लस मार्क्स के ऊपर ही उसको 600 बच्चों का पूल मिल गया। अब सोचो जब 35 पे कॉल कर रहा है तो उसको 35 प्लस नंबर पे उसको 600, 500, 600 बच्चे का पूल मिला। यही चीज मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मार्क्स आ रहे हैं गेट के अंदर अब स्टूडेंट्स के, अब वो उतने ज्यादा नहीं आ रहे हैं। तुम्हें मैं डाटा दे रहा हूं। डाटा मैं कहां से दे रहा हूं? डाटा मेरे पास कोई डाटा है ही नहीं है। पिछले साल किसने कंडक्ट करवाया था गेट का एग्जाम? लास्ट ईयर 24 में IIC बेंगलोर ने। इस बार किसने कंडक्ट करवाया था 25 में? इस बार किसने कंडक्ट करवाया? अब बोलो ना। IIT रुड़की ने। इस बार कौन कंडक्ट करवा रहा है? IIT गुवाहाटी कंडक्ट करवा रहा है। पिछले साल IIC बेंगलोर ने बड़ी जबरदस्त एक रिपोर्ट रिलीज किया, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट किया, रिलीज किया गेट का। मैं वहीं से तुम्हें डाटा दे रहा हूं। उसने बड़ा क्लियरली सब कुछ डाटा पूरा खोल के ओपन रख दिया। अब अगर आप बोलो कि सर मेरा मैकेनिकल ब्रांच में ना मेरा 52 मार्क्स आए हैं और मेरा 772 रैंक है सर, अब मेरे को यह जानना है कि मैकेनिकल में जनरल कैटेगरी में मेरे से आगे कितने बच्चे हैं। है तो कोई तरीका जानने का? कोई तरीका नहीं था, लेकिन IIC बेंगलोर ने रिलीज कर दिया डाटा। उसमें क्लियरली उसने टेबल बना के दे दिया, हर चीज का टेबल बना के दे दिया कि किस स्लैब में, किस कैटेगरी में, किस ब्रांच में कितने 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 बच्चे हैं, उसने क्लियरली दे दिया। अब यहां से बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट नजर में आया है। फैक्ट क्या है? मैं तुम्हें कंक्लूजन दे रहा हूं एनालिसिस का। 65 प्लस नंबर स्कोर करने वाले बच्चे, ध्यान से सुनना, 65 प्लस नंबर स्कोर करने वाले बच्चों का जो नंबर है, पहले अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद एग्जाम देने गए, फिर जिन्होंने क्वालिफाई किया, जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया, उसमें 65 प्लस नंबर लेने वाले बच्चों का जो परसेंटेज है ओनली 5%। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। जनरल कैटेगरी रिजर्व में तो और भी ज्यादा नीचे है। इलेक्ट्रिकल का ST कैटेगरी में 60 प्लस नंबर लेने वाला एक बच्चा है। एक बच्चा है। पूरी रिपोर्ट है, डाउनलोड कर लेना, गूगल पे सब कुछ करा है। यहां पे कोई ऐसा बैठा है जिसने ऐसा कुछ करके देखा गलती से कि रिपोर्ट डाउनलोड करके देखें कि ऐसा कुछ है, तभी तो तुम्हें पता लगेगा। अदरवाइज होगा क्या कि तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें बताई जाएंगी, तुम्हारे सामने आएंगी कि भाई अगर मेरे को गेट से करियर बनाना है तो मेरे को कम से कम 60 प्लस नंबर चाहिए। बिलीव मी फ्रेंड्स, आज नहीं चाहिए, आज नहीं चाहिए 60 प्लस नंबर। क्यों इतना एफर्ट मारने की? आज तुम्हें स्मार्ट वर्क करने की रिक्वायरमेंट है, स्मार्ट मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है, हार्ड वर्क की आज रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट उस रिपोर्ट से मिला, 35 से कम नंबर लेने वाले बच्चों का जो परसेंटेज है, ध्यान से सुनना, 65 प्लस नंबर लेने वाले ओनली 5% बच्चे हैं। 35 से कम लेने वाले जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हैं वो 60% है जो क्वालिफाई किया। मैं नॉन क्वालिफाई तो काउंट ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये सारा कुछ लिखा हुआ रिपोर्ट में, अगर बोलोगे मैं एंड में तुम्हें ओपन करके दिखा दूंगा मैं वो PDF, या तुम गूगल करना, तुम्हें डाउनलोड करना मिल जाएगा तुम्हें वो। तो इसलिए मेरे पास आज जो सेफ विंडो हो गया वो हो गया 35 से लेके 60 नंबर का, कि अगर मेरे 35 से लेके 60 नंबर के बीच में कितने भी मार्क्स आ जाते हैं तो मेरा करियर बन जाएगा। तो जो दो चीजें मैंने तुम्हें बताई, पहला कंपटीशन लोएस्ट पे है, दूसरा आसान है, अब इतने ज्यादा नंबर नहीं रिक्वायर्ड है मेरे को अगर मेरे को गेट के थ्रू करियर बनाना है। गेट एक इंजीनियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है। क्यों ये कि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है? क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद की सबसे बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज जो तुम्हें देगा वो ये एग्जाम देगा। मेरे को IIM में MBA करना है, कैसे होगा? IIM से मेरे को MBA करना है, कैसे करेंगे? कैसे कर सकता हूं मैं? हाँ बोलो। कैट का एग्जाम देना पड़ेगा ना, मतलब स्क्रीनिंग तो करना पड़ेगा ना, फिल्टर तो करना पड़ेगा ना तुम्हें। अदरवाइज तो मेरे को बताओ, अगर आप सभी को मौका मिले IIM से MBA करने का, नहीं करोगे?
कुछ एग्जाम नहीं देना, डायरेक्टली गए फीस जमा करवा दी। करना चाहोगे नहीं करना चाहोगे? हर कोई करना चाहेगा, मेजोरिटी लोग करना चाहेंगे। अगर तुम्हें मौका मिल जाए कि आईटीज में जाके मास्टर्स करने का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या डाटा साइंस में या वीएलएसआई में या फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर के अंदर, क्या तुम लोग नहीं करना चाहोगे? बिल्कुल करना चाहोगे। दैट इज द रीजन व्हाई देयर इज अ कंपटीशन, देयर इज अ एग्जाम, कि फिल्टरिंग करना, कि जो लोग मेहनत करना चाहते हैं, जो लोग एफर्ट करेंगे, जो लोग अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, जो डिजर्व करते हैं, जो कैपेबल हैं, उन्हीं को ये अच्छी चीजें मिलनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के लिए वो नहीं है, हर किसी का कप ऑफ टी नहीं है। ठीक है, मैंने किसी तरीके से एडमिशन तो ले लिया, लेकिन अगर मैं वहां पे जाके अच्छा काम नहीं करूंगा, जस्टिफिकेशन नहीं कर पाऊंगा, तो गड़बड़ हो जाएगा सारा, ये इकोसिस्टम सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर इतनी आसानी से चीजें मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी और अच्छी चीजें इतनी आसानी से मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये आ रही है कि ऊपर से निकल रही है? हाँ या ना? तो इस कारण से गेट एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटेक किया, बीटेक के बाद की बेस्ट करियर ऑप्शन, सर गेट एग्जाम गवर्नमेंट जॉब देता है? यस देता है। सर गेट एग्जाम मेरे को पब्लिक सेक्टर जॉब देता है? यस देता है। सर गेट एग्जाम मेरे को इंडिया के टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन देता है? यस देता है। सर क्या गेट एग्जाम मेरे को इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन देता है? यस देता है। सर गेट एग्जाम के थ्रू मैं बिजनेस में जाना है, मेरे पास आइडियाज हैं, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन में मैं जाना चाहता हूं, क्या गेट मेरे को रास्ता देगा? यस देगा। सर मेरे को इंडिया वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर मेरे को एडमिशन चाहिए, मास्टर्स करनी है, क्या गेट एग्जाम देगा? यस देगा। इसके अलावा कुछ बचा? इसके अलावा कुछ बचा? इसके अलावा कुछ बेस्ट करियर? तो ये एक सिंगल ऐसा एग्जाम है जो तुम्हें सारी जो बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज हैं वो एक सिंगल एग्जाम दे देता है। एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन कोई मेरे को खड़े होकर बता देना कि सर गेट के अलावा एक और एग्जाम ऐसा भी है जो इतनी सारी मल्टीपल रास्ते ओपन करता है। कैट का एग्जाम देखो, ओनली मैनेजमेंट की ऑप्शन है। आज सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो तो सिर्फ उसकी आईएएस और बाकी रिपीटेड ऑप्शंस हैं। लेकिन गेट एक ऐसा एग्जाम है जो तुम्हें मल्टीपल अलग अलग रास्ते ओपन कर देता है, और ये सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि ये तुम्हें आपके करियर की तरफ लेके जाता है। ये आपको तुम्हें करियर की तरफ लेके जाता है, जॉब की तरफ लेके नहीं जाता। अब करियर और जॉब में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनो। देखो जॉब एक ऐसी चीज है जिसमें, अच्छा चलो एग्जांपल लेते हैं। आप लोग यहाँ पे कुछ बॉयज भी बैठे हैं, कुछ गर्ल्स भी हैं। बॉयज की सबसे जो अच्छी जो फेवरेट गेम है कौन सी होती है? क्रिकेट। खेलते मेजोरिटी लोग क्रिकेट खेलते हैं। आप लोग खेलते हो ना? क्या आपने ओनली क्रिकेट खेला लाइफ में? और भी बहुत सारी गेम हुई होगी, है ना? इंटरेस्ट बना क्रिकेट के अंदर? इंटरेस्ट बना? कईयों का होता है कि चलो 10 लोग जा रहे हैं खेलने के लिए, चलो मैं भी चल पड़ता हूं। लेकिन जो पहले जो 10 हैं, जो सबसे पहला बंदा कि यार आज लेक्चर नहीं है, चलो क्रिकेट खेलते हैं, वो पहला बंदा कौन था? उसका इंटरेस्ट और जो लास्ट बंदा जिसने हाँ बोला, उसके इंटरेस्ट और उसके इंटरेस्ट में जमीन आसमान का फर्क आएगा। लास्ट वाला बोलेगा धूप हो रही है इतनी ज्यादा, रंग काला हो जाएगा मेरा, नहीं मैंने नहीं खेलना। फिर बोले नहीं नहीं आज तो बादल हैं, चल खेलते हैं। अच्छा चल ठीक है फिर खेल लेते हैं। जब तुम कोई काम अपने इंटरेस्ट से करते हो ना, जब तुम कोई काम तुम्हारा इंटरेस्ट है अगर किसी चीज के अंदर, जब तुम उसको करते हो ना, तो तुम उसमें करने में अपना कुछ फायदा नुकसान नहीं देखते हो। बारिश हो जाए, बारिश में आप लोगों में बहुत लोग खेलेंगे क्रिकेट, हम भी खेलेंगे क्रिकेट। धूप में कोई हमने टाइम नहीं देखा, रात नहीं देखी, दिन नहीं देखा। मतलब कहने का ये है कि जब तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जिंदगी के अंदर ना, कि जब तुम ना टाइम देख रहे हो, ना तुम उसमें मॉनिटरी बेनिफिट देख रहे हो, ना तुम्हारा उसमें कोई और बेनिफिट नहीं देख रहे हो, जब तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो ना, इट मींस कि वो तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम्हारा पैशन है, जिसमें तुम लोग टाइम नहीं देख रहे हो, ना उसमें तुम पैसा देख रहे हो। दैट इज करियर। जॉब एक ऐसी चीज होती है जिसमें तुम्हें टेंशन रहेगी, यार 5 बजे तक है, चल बस इसके बाद तो फ्री हूं मैं, इसके बाद तो मेरे को ये काम नहीं करना। आप लोग बैंक्स में जाते हैं, बहुत सारे बैंक्स में जाओगे तो वहां पे दिखेगा कुछ लोग अपने काम को बड़े इंटरेस्ट से कर रहे हैं, कुछ लोग काम को टालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा देखते हो ना तुम लोग कि उसने वहां चले जाओ, टाइम पास करने में लगे हैं, कभी कहां खड़ गए, कभी कहां खड़ गए। तो इट मींस कि वो उसका इंटरेस्ट नहीं आया उसके अंदर। ये सबसे बड़ी इस कंट्री की ट्रबल है कि हम लोग, एक सर्वे हुआ था, मेरे को ध्यान नहीं किसने करवाया था सर्वे, कि जिसमें यह जानने का कोशिश किया कि जो लोग काम कर रहे हैं, जॉब में हैं खास करके, कितने लोग अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है। उसमें कुछ पैरामीटर्स थे, कुछ उसमें क्वेश्चन थे उसके अंदर। 60 to 70% ऑफ द पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब। रीजन क्यों? क्योंकि उन्होंने वो काम अपने इंटरेस्ट से नहीं कर रहे थे। मेरा सर इंटरेस्ट सेल्स मार्केटिंग में है, मेरा इंटरेस्ट सर रिसर्च में है, सर मेरा इंटरेस्ट मैनेज करने में है, सर मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में है।
तो जब तक तुम लोग कोई काम अपने इंटरेस्ट से नहीं करोगे, बिलीव मी फ्रेंड्स, उसमें आप जस्टिफिकेशन कर ही नहीं पाओगे काम में। अगर तुम काम में जस्टिफाई नहीं करोगे, उससे तुम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे उस काम के अंदर। दैट इज अ ट्रबल इस कंट्री के अंदर, कि हम लोग काम जो डिसाइड कर रहे हैं, जो काम हम लोग कर रहे हैं, वो मेरे इंटरेस्ट का है ही नहीं है, तो मैं जस्टिफिकेशन कैसे कर रहा हूं? मैं कर ही नहीं पाऊंगा यार, कर ही नहीं पाऊंगा। ये सबसे बड़ा इशू है। जो हम लोगों ने रिसर्च की बात किया, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च को हम लोग इस तरीके से लेके चलते हैं। आप लोगों में से अगर मैं पूछूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो हायर स्टडीज करना चाहते हैं, बहुत कम हाथ खड़े होंगे, बहुत कम हाथ खड़े होंगे। लेकिन एक्चुअल में अगर तुम अच्छा करियर बनाना चाहते हो तो अभी तुम्हें हायर स्टडीज डोमेन में जाना चाहिए। और हायर स्टडीज एक ऐसी डोमेन है जिसमें हम रिसर्च वर्ड यूज करते हैं। और रिसर्च वर्क का मतलब कुछ क्या होता है, मैंने अभी तुम्हें बताया, ऐसा काम जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देना है, उसका सोल्यूशन देना। दैट इज वेरी सिंपल चीज। और क्यों तुम्हें वो आईटी सिस्टम में क्यों रिसर्च वर्ड हो रहा है? क्योंकि जो रिसर्च हो रही है वो एकेडमिक्स में होती है, इंडस्ट्रीज में नहीं होती है रिसर्च। क्योंकि इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, चीजों का बन रही है। रिसर्च एक्चुअल में होती है इंडस्ट्री एकेडमिक्स के अंदर। अब मेरे को सोच के बताओ, एक डाटा साइंस और एआई का एक्सपर्ट कहां बैठा होगा? आईटीज में बैठा होगा या सपोज फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट में बैठा होगा? क्या लगता है तुम्हें? रिपीट कर रहा हूं, एआई का एक्सपर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपर्ट या साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट माइक्रोसॉफ्ट के पास बैठा होगा या किसी आईटी में बैठे होंगे? क्या लगता है तुम्हें? चलो आपको हिंट देता हूं। आपको क्या लगता है कि किसने ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैंडल किए होंगे, माइक्रोसॉफ्ट वाले ने या फिर आईटीज में जो बैठे हैं? प्रोजेक्ट्स किसने ज्यादा हैंडल किए होंगे? हाँ जी, आईटीज में। क्योंकि इसके पास प्रॉब्लम आ रही है इंडस्ट्रीज की। इंडस्ट्री खुद नहीं यार आर&डी करती है, इंडस्ट्री आर&डी पे पैसा नहीं लगा सकती है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, उसको नहीं हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये टॉक बहुत लंबी चला जाएगा। तो एक्चुअल में जो रिसर्चर्स बैठे हैं, जो एक्सपर्ट बैठे हैं, वो आईटीज में बैठे हैं। सर टीचिंग में नहीं जाना, मैंने हाई स्टडीज नहीं करनी, मैंने टीचिंग में नहीं जाना। कौन बोल रहा है यार तुम्हें टीचिंग में जाने का? कोई नहीं बोल रहा तुम्हें। इंडस्ट्रीज की नीड इस टाइम पे स्पेशलाइज्ड लोगों की है, इंडस्ट्रीज की नीड है स्पेशलाइजेशन की, स्पेशलाइज्ड लोगों की। आज सोच के देखो कि अगर इस कंट्री के अंदर मेरे को चिप इंडस्ट्रीज लगानी है तो एक्सपर्ट चाहिए ना, उसके चाहिए कि नहीं चाहिए? बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के आप लोग एक्सपर्ट हैं चिप इंडस्ट्रीज को लेके? है एक्सपर्टीज? आप लोगों ने कुछ किया है उसको लेके? काम नहीं किया। लेकिन मान लो सपोज कल को अगर आप मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योर्स में करते हो, वीएलएसआई में या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में अगर तुम करते हो तो तुम्हारा उसमें फायदा है, तुम एक्सपर्ट हो जाओगे। कल को कोई इंडस्ट्री लगेगी वो तुम्हें हायर करेगा, बिल्कुल करेगा जी। तो मेरा बेसिकली जो मेन पर्पस है इस इंटरेक्शन का वो ये है, तुम्हें बताना इंजीनियरिंग की रियलिटीज के बारे में। इंजीनियरिंग वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यार, और गेट एक ऐसा एग्जाम है जो तुम्हारे लिए बहुत सारे रास्ते खोलेगा और तुम्हें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजों को डिसाइड करने का, उस तरफ एंटर करने का आपको हेल्प करेगा। ये आप लोगों का जो है यार, उसी चीज को बंद कर देना यार, देखो दी मेन सप्लाई कितने उदी बंद कर दे। ये भी शायद माइक ओपन है, हाँ बंद कर दो। कुछ समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से करना है। अब गेट एग्जाम के बारे में थोड़ा सा, इस एग्जाम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। गेट एग्जाम क्या है? कब स्टार्ट हुआ था गेट एग्जाम? कब स्टार्ट हुआ था गेट एग्जाम? हैं जी, कब स्टार्ट हुआ था गेट एग्जाम? सबसे पहली बार कब हुआ था? 1982-83 के आसपास, ठीक है जी। किस पर्पस से स्टार्ट हुआ था गेट एग्जाम? गेट एग्जाम के थ्रू मैं पब्लिक सेक्टर जा सकता हूं, जॉब मिल सकती है, हायर स्टडीज में हम लोग जा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। एक्चुअल में गेट एग्जाम का पर्पस हायर स्टडीज के लिए है कि किसी ने अगर हायर स्टडीज में जाना है, स्पेशलाइज्ड डोमेन में जाना है, तो तुम गेट एग्जाम लिखते हो और उसके थ्रू तुम जाते हो। आज का सिचुएशन बड़ा डेंजरस है यार, आज का सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजरस है कि अगर कोई बंदा किसी को कोई रिक्वेस्ट करेगा ना, आज हम वो भी मानने को रेडी नहीं होते हैं। और अगर सपोज आपको आपके इंटरेस्ट की चीजें बताई जाती हैं, आपके फायदे की, तब भी हम सुनने को तैयार नहीं होते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू आ गया इस कंट्री के अंदर, और सबसे बड़ा जो इसमें थैंक्स है वो मोबाइल फोन को है। तो मोबाइल फोन का बहुत ज्यादा ऑफ इंडिया ने एग्जिट मार दिया। कौन इंडिया ने एग्जिट मार दिया? ये अब गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं। क्यों रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं? क्योंकि जो गेट की रिक्वायरमेंट है दैट इज समथिंग डिफरेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड।
गेट की रिक्वायरमेंट किस पर्पस के लिए था? हायर स्टडीज के लिए था। हायर स्टडीज के लिए क्या चाहिए? मेरे को कोर नॉलेज चाहिए, कोर नॉलेज चाहिए इस चीज के लिए। यार ऐसे इतना डिस्टर्ब मत करो यार, एक ही बार में चले जाओ जिसने जाना यार। मैं अपने लिए तो बोल नहीं रहा हूं यार, वो उसको हाथ मार रहा है, उसको हाथ मार रहा है यार। ये सिचुएशन सर आज के टाइम पे। इतना लेट क्यों सोचा आपने? हैं? सोच रहे थे? बड़ी बस रहने बैठ जाए। तो गेट एग्जाम एक ऐसा है जिसके थ्रू तुम्हारे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होती हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज के बारे में जैसे गेट के एग्जाम पैटर्न, आप लोगों ने भरा हुआ गेट के एग्जाम? किसी ने भरा हुआ है? वेरी गुड, तैयारी कर रहे हो? हाँ अच्छी बात है, तैयारी करो इसके अच्छे तरीके से, क्योंकि तुम्हें इसके थ्रू बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आएंगी। इसका डिस्कशन नहीं करेंगे कि क्या एग्जाम पैटर्न है, ये तुम लोगों को पता है। उसके बाद इसके क्या फायदे वगैरह वो भी नहीं डिस्कस करेंगे। जॉब्स का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, गेट के थ्रू जो मिलती हैं। देखो इंडिया में 3 ही सेक्टर हैं जॉब के। कौन कौन से 3 सेक्टर हैं? प्राइवेट, पब्लिक और गवर्नमेंट। ये 3 ही सेक्टर इंडिया के अंदर गवर्नमेंट में। सबसे अच्छा मेरे को बताना चाहिए गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है? मेन डिफरेंस क्या है गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में? गवर्नमेंट जॉब्स और पब्लिक सेक्टर जॉब्स है कोई आइडिया? देखो गवर्नमेंट जॉब 2 ही तरह की गवर्नमेंट जॉब होती है। कौन कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, और 100% वो गवर्नमेंट जॉब्स ही होती हैं। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर जॉब्स होती हैं ये शेयरिंग होती हैं। किसका शेयरिंग होता है? 51% जो शेयर है किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और रिमेनिंग शेयर किसका होता है? वो स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है, प्राइवेट का भी हो सकता है, और स्टेक होल्डर्स होते हैं उसको आईपीओस बोलते हैं, उनका हो सकता है। ये पब्लिक सेक्टर्स होते हैं। ऐसे कुछ स्टेट पीएसयूज होते हैं, कुछ सेंटर पीएसयूज होते हैं, ऐसे इसको कैटेगराइज किया गया है। जैसे आपका हिमाचल का स्टेट पीएसयू कौन सा है? हाँ सही बोल रहे, बोलो। SJVNL, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, आपका स्टेट पीएसयू हिमाचल का, ठीक है नहीं? तो जब तुम गवर्नमेंट जॉब में अगर सपोज फ्रेशर एक असिस्टेंट इंजीनियर का जो अगर आप लगते हैं, तो कितना सैलरी होता है एक असिस्टेंट इंजीनियर का स्टार्टिंग में? कितना सैलरी होता है असिस्टेंट इंजीनियर का? कितना सैलरी होता है स्टार्टिंग में? तकरीबन 60-65 हजार के आसपास, ठीक है नहीं? तो तकरीबन 12 मतलब तकरीबन 8-1 लाख के आसपास का आपका सैलरी पैकेज होता है। ये एज पर द पे कमीशन होती है जो गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं। पब्लिक सेक्टर में क्या है कि जो सैलरीज है वो ज्यादा होता है आपकी पे कमीशन से, क्योंकि पब्लिक सेक्टर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है और गवर्नमेंट जॉब की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। गवर्नमेंट जो सेक्टर है वो सर्विस वाला सेक्टर है, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है जैसे कुछ के नाम लिखिए, ये बिजनेस सेक्टर है, ये बिजनेस कर रही है। गवर्नमेंट का क्या काम होता है? बिजनेस करना होता है? नहीं, गवर्नमेंट का काम कोई बिजनेस करना नहीं होता है। पब्लिक सेक्टर जो वो बिजनेस करते हैं, प्राइवेट है वो बिजनेस कर रहे हैं। यहां पे मैंने कुछ पब्लिक सेक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। अब पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के 2 तरीके हैं, एक है विद गेट एग्जामिनेशन, एक है विदाउट गेट एग्जामिनेशन। ये मैंने कुछ 3 लाइनें लिखी हैं रफली, जो विदाउट गेट रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। ये राइट साइड पे मैंने जो लिखी है ये विद गेट रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। इसमें से IOCL भी एग्जिट हो चुका है, सेल अभी नहीं हुआ, वो बहुत जल्दी अनाउंस कर देंगे कि सेल भी एग्जिट हो जाएगा। अब पब्लिक सेक्टर में जो सैलरीज हैं वो 10 से लेकर 18 लाख के बीच में वेरी करती हैं। 3 तरह के पब्लिक सेक्टर होते हैं, इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्नास। कितने महारत्न है? अच्छा टोटल कितने पब्लिक सेक्टर है इंडिया के अंदर? रफली कितने पीएसयूज है इंडिया में? रफली 250 प्लस, 250 के आसपास जो है वो पब्लिक सेक्टर है, जिसमें 100+ पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जो इंजीनियर का रिक्रूटमेंट करते हैं। 100+ पब्लिक सेक्टर। और कितने महारत्न पब्लिक सेक्टर है इंडिया में? हाँ जी बोलो, सही बोलो गलत बोलो। देयर आर 14 महारत्न पब्लिक सेक्टर, और 14वां अभी रिसेंटली बना है। कौन सा बना 14वां? ये सबसे पहले क्या है? ये क्या है? ये पूरा फॉर्म बताओ। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। क्या करता है ये? HAL क्या करता है? अच्छा मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैं तुम्हें डिफरेंस बताता हूं क्या है। आप लोगों ने एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना है, ये क्या है? ये ISRO है ना, सुने सभी ने नाम? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सुने सभी ने नाम? यहां पे कहां के लोग ज्यादा हैं इस कंट्री के? किस पार्ट के ज्यादा है? हाँ साउथ के, सभी को पता साउथ के हैं, नॉर्थ के क्यों नहीं है? अलग कर रहे हैं कुछ वो, या बाइसिंग होती है वहां पे?
ISRO के अंदर तो रिजर्वेशन वाला फैक्टर भी नहीं है। SC ST जनरल OBC सब बराबर हैं इसमें ISRO के अंदर। साउथ से क्यों है ज्यादा? मैं तुम्हें इश्यू बता रहा हूं क्या है इस कंट्री के अंदर, क्यों है साउथ के ज्यादा? पता है क्यों है? पता है क्यों है? दे आर पैशनेट, उनको पैशन है, उनको क्रेज है, हमें जाना है कि हमें जाना है। और बिलीव मी, अगली स्टेटमेंट क्या होती है उनकी? सर वी वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, वी वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर द कंट्री। ISRO, मेरे को गूज बम्स आ जाते हैं जब मेरे को बच्चे बोलते हैं ऐसा। पूरे इंडिया को हम लोग कैटर करते हैं, दिस इज द प्लेटफॉर्म योरपीडिया जो इसको कैटर करता है। अभी मेरे को नहीं पता, मैं ज्यूम कर रहा हूं कि किसी को नहीं पता योरपीडिया के बारे में। अभी इसका रिसेंटली एग्जाम भी ओके हटा है, शायद 24 से 25 तारीख को ISRO का ओके हटा है। अब यहीं पे ट्रबल है कि जब तक हमें रियलिटीज का नहीं पता होगा ना, जब तक हमें रियलिटीज का नहीं पता होगा, हमें इंटरेस्ट भी कैसे डेवलप होगा? और जब कोई बताने आता फिर हम सुनने को रेडी नहीं होते हैं। दैट इज द ट्रबल। ISRO एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मेजोरिटी साउथ इंडियन है। क्यों है? क्योंकि उनको क्रेज है, उनको पैशन है। दे वांट टू गो इनटू दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहां पर वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दे फील प्राउड कि हमने चंद्रयान 3 में कंट्रीब्यूट किया, हमने इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया। दे फील प्राउड, वो ऐसा करना चाहते हैं। उनके मुंह से कंट्री निकलता है, हमारे मुंह से अपनी सिटी नहीं निकलता है। ये इशू है। कितने लोगों ने, आप लोगों ने ये इंजीनियरिंग इस रीजन से ज्वाइन किया कि सर इंजीनियरिंग करेंगे, इस ब्रांच में इंजीनियरिंग करूंगा और मैं अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। यहां पे ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। सोचा किसी ने? किसी ने नहीं। बहुत हद तक हम लोग सेल्फ सेंटर्ड है, हमें सिर्फ अपने से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। ये इश्यू है इस कंट्री के अंदर, हर किसी से अपने मतलब है। अब HCL की मैं बात करूं, HCL भी सेम रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो करता है, रिटर्न होता है और इंटरव्यू होता है। अभी एक फाइटर को अभी रिटायर किया, कौन सा? हाँ, किसको रिटायर किया अभी? एक फाइटर जेट हमारा, उसको रिटायर किया अभी। किसको? MiG-21 को, है ना? बहुत पुराना था, आई थिंक शायद 71 में भी शायद वो यूज हुआ था शायद। अगले दिन न्यूज़पेपर में एक आई थी न्यूज कि एक, अच्छा, इंडिया कौन सा फाइटर अपना मैन्युफैक्चर कर रहा है खुद? हाँ बोलो यार, कौन सा कर रहा है? कौन सा कर रहा है? तेजस कर रहा है। कर रहे हैं ना तेजस? कौन कर रहा है? कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है तेजस? HCL कर रहा है। अगले दिन न्यूज आया था कि इतने थाउजेंड्स ऑफ तेजस का ऑर्डर गया है HCL को। अब यहां से हिंट पता क्या मिलता है? कि जितनी उनके पास कैपेसिटी है ना लोगों की, उससे नहीं होगा। इससे हिंट मिलता है रिक्रूटमेंट आएगा। पिछले साल 1.5 साल के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन है एक, क्या है ये? कोई फुल फॉर्म बता सकता है मेरे को इसकी? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। पिछले 6 महीने से बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है। क्या करता है BL? को बता सकते हैं? HCL तो तुमने बता दिया, BL क्या करता है? पता ही नहीं, पता ही नहीं। अगर मैं पूछने पे आ गया तुम्हें कुछ नहीं पता होगा तो हमें कैसे वो, मतलब हमें वो होगा कि यार हम भी जाएं और करें कुछ ऐसा। ये डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाते हैं बहुत ज्यादा BL, बहुत ज्यादा आर्सेनल बनाता है BL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। खास करके ये सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करते हैं बहुत ज्यादा। नो डाउट ये मैन्युफैक्चर भी करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन सिक्योरिटी भी किस्म रीजन है। और BL की पिछले 1 साल के अंदर बहुत 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 ज्यादा रिक्रूटमेंट हो रही है। अभी अभी इसका आया है, नोटिफिकेशन आया है BL का, जिसमें 340 वैकेंसीज आई हैं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं जो उठ के चले गए हैं यहां से। इलेक्ट्रॉनिक्स के ना बैठे इधर? अच्छा, फर्स्ट ईयर था ये। अच्छा, NSS। तो BL के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट अभी आया है, तकरीबन 134 के आसपास, सॉरी 174 के आसपास। और जनवरी में आया था इसका 200 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। मैकेनिकल की जनवरी में आई थी 150 मैकेनिकल इंजीनियर, और अभी आई है शायद 107 मैकेनिकल इंजीनियर। और ये फ्यूचर में और आनी है। क्यों लाइमलाइट में? पीछे देखो, न्यूज़पेपर देखा करो, तुम्हें हिंट मिलते हैं इससे। बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं BL को, और आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट होनी है इसकी। और तुम हिमाचल में जॉब करना चाहते हो, पंचकुला में प्लांट है BL का। पता है किसी को इस चीज के बारे में? नहीं पता। तो आएगा भी कैसे यार क्रेज, मतलब वो आएगा भी कैसे? चलो ठीक है, वो भी मान लिया कि सर हम हिमाचल में रहना चाहते हैं, तो करो तो सी यार। तुम्हें पता ISRO का एक प्लांट मोहाली के अंदर है? पता तुम्हें इसके बारे में? नहीं पता। पता है अगर तुम IOCL में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता तो तुम लोग पंजाब में या हिमाचल में जॉब कर सकते हो? नहीं पता।
तो ये जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं दे आर डूइंग वेरी गुड फॉर द कंट्री, और ये नीड है, ये जरूरत है इस टाइम पे। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है सबसे ज्यादा पैसा किसमें है, प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट? हाँ जी बोलो, किसमें सबसे ज्यादा पैसा? सबसे कम पैसा किसमें है? सबसे कम पैसा किसमें है? गवर्नमेंट में। और हिमाचल में मेजॉरिटी लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। सबसे ज्यादा किसमें है? प्राइवेट में। लेकिन प्राइवेट पैसा उसको देता है जिसके पास स्किल है, जिसके पास नॉलेज है, जो डिफरेंट है। प्राइवेट को कभी पैसा देने में कोई हर्ज नहीं है, उसको ये दिखना चाहिए ये मेरी कंपनी के लिए कुछ कर सकता है, उसको दिखना चाहिए, और इसके अंदर ये स्किल है और इसको ये एक्सपीरियंस भी है। प्राइवेट कभी हेजिटेट नहीं करता पैसा देने में, कभी हेजिटेट नहीं करता। वी आर द वन ऑफ द वेरी बिग प्लेटफॉर्म ऑनलाइन में योरपीडिया। हमें टीचर चाहिए अच्छे जो वहां पे खड़े होकर यूट्यूब पे पढ़ाएं और बच्चों को लेके आए। सिंपल, वी आर डूइंग बिजनेस, कोई है ही नहीं, हर्ज ही नहीं ऐसा। प्राइवेट को कभी कोई ट्रबल नहीं है पैसा देने में, लेकिन उसको दिखने चाहिए कि ये कैपेबल है। आपको दिखाना पड़ेगा उसको कि सर ये आपकी नीड है और आपकी नीड को मैं फुलफिल कर सकता हूं। सर आपको यूट्यूब के लिए टीचर चाहिए ना, सर पिछले 5 साल से मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूं मैं। सर आपको गेट की कोचिंग के लिए चाहिए ना, सर पिछले 5 साल से मैं गेट के लिए ही पढ़ा रहा हूं मैं। समझ में आ रही है नहीं आ रही बातें? तो प्राइवेट को जब तक ये नहीं ना दिखेगा कि भाई इस पर्सन के अंदर मेरी रिक्वायरमेंट पूरा करने का सारा है। अच्छा, तुम इन तीनों सेक्टर में किसके साथ टेबल पे बैठ के बार्गेनिंग कर सकते हो सैलरी के बारे में? सिर्फ प्राइवेट है। किन कंडीशंस पे बार्गेनिंग कर सकते हो? स्किल्स के बेस पे। सिर्फ प्राइवेट में बैठ के तुम बार्गेनिंग कर सकते हो, अदरवाइज और कहीं पे बार्गेनिंग नहीं कर सकते। ठीक है, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर वो एक अलग चीजें हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं जो एक्चुअल में कहां पे लोग कैसे कर रहे हैं चीजों को। साल के अंदर मैंने लोगों को मर्सिडीज खरीदते हुए देखा है, साल के अंदर। लेकिन हमें रास्ते पता होने चाहिए। अगर हमें रास्ते नहीं पता ना, एक्सपेक्ट भी मत करना। फिर एक्सपेक्ट भी मत करना कि अगर मेरे को एफर्ट नहीं करना, मेहनत नहीं करनी है, फिर एक्सपेक्ट भी मत उतना सही करना जितना कि तुम एफर्ट करोगे, क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना तुम एफर्ट मेहनत करोगे, जो उसको आपको रिटर्न में मिलेगा वो उसके प्रोपोर्शनल है। इट्स वेरी सिंपल। अब पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के 2 तरीके हैं, एक है विद गेट एग्जामिनेशन, एक है विदाउट गेट एग्जामिनेशन। देखो, कहीं पे भी जब तुम अच्छी कंपनी की बात करोगे ना, कहीं पे भी अच्छी रिक्रूटमेंट की बात करोगे, अच्छे लेवल की रिक्रूटमेंट की बात करोगे, वो 2 चीजें चेक करेगा तुम्हारा। एक करेगा तुम्हारा नॉलेज चेक, दूसरा करेगा आपका स्किल चेक करेगा, तुम्हारा पर्सनैलिटी असेसमेंट करेगा, तुम्हारा बिहेवियरल असेसमेंट करेगा, और वो ये देखेगा कि क्या ये पर्सन इस जॉब की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। समझ में आ गई बात? रिपीट कर रहा हूं, तुम्हारी 2 तरीके की असेसमेंट होगी। एक होगा तुम्हारा नॉलेज असेसमेंट, एक होगा तुम्हारा पर्सनैलिटी और बिहेवियरल असेसमेंट। क्योंकि पर्सनैलिटी और बिहेवियर असेसमेंट जो है वो उस जॉब की रिक्वायरमेंट के बारे में बताएगा। नॉलेज एक पार्ट है, दैट इज द प्री रिक्विजिट। नॉलेज तो हुई ही होगी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर किसी का गेट में ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया, क्या एक अच्छा टीचर हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है? यस सर, नो सर? सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों चीजें हो सकती हैं। नॉलेज तो उसके पास है, रैंक 1 है। अब ये चेक करना है उसका टीचिंग स्किल। कैसे चेक करूंगा मैं टीचिंग स्किल? कैसे चेक होगा टीचिंग स्किल? बोलो यार, टाइम ना वेस्ट करो, मैं टाइम बहुत लिमिटेड है। जब वो किसी को पढ़ाएगा तो मेरे को क्या करूंगा, 5 शॉर्टलिस्ट कर लिए मैंने रिटर्न के बाद, मैं बोलूंगा सर वहां पे जाइए बोर्ड पे 15 मिनट के लिए कोई एक टॉपिक पढ़ा दीजिए। तो जब वो टीचर पढ़ाएगा ना, तो वहां पे उसका सब कुछ चेक हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका जेस्चर पोस्चर कितना यूज कर रहा है, कितना आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल, बोर्ड मैनेजमेंट कैसे कर रहा है, राइटिंग कैसे यूज कर रहा है, अगर उसने प्रेजेंटेशन बनाया, पीपीटी बनाया, वो किस तरीके से बनाया है और कैसे उसको डिलीवर कर रहा है, किस पैशन से वो डिलीवर कर रहा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें? ये चीज की रिक्वायरमेंट होती है और ये चीजों को चेक किया जा सकता है इससे। लेकिन ये भी, अब इसमें से भी कौन से वो फैक्टर करेगा नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा उसको जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
IOCL, HPCL, सेल, ये इसका जो जॉब प्रोफाइल है वो प्योरली सेल्स एंड मार्केटिंग है, प्योरली सेल्स एंड मार्केटिंग। दैट इज द रीजन व्हाई उसने GD, GT, केस स्टडी, इंटरव्यू सब कुछ कंडक्ट करवाते हैं अपने रिक्रूटमेंट में रिटर्न के बाद। ISRO, DRDO, BARC, ये क्या है? ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, साइंटिस्ट की जॉब होती है। अब साइंटिस्ट की जॉब है तो क्या चेक होगा? उसका रिसर्च एक्यूमन की, उसका नई प्रॉब्लम को सोचने का क्या तरीका है। तो इंटरव्यू में वो अकॉर्डिंगली पूछेगा। GD, GT, केस स्टडी नहीं कंडक्ट करवाएगा साइंटिस्ट की जॉब में। तो जिस तरह की जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसका फिर असेसमेंट होगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? BRC का इंटरव्यू का एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें मैं। रूम में जाओगे, 1 घंटा भाई इंटरव्यू चलना ही चलना है, चाहे तुम्हें कुछ आता है चाहे नहीं आता। 45 मिनट से लेके 1 घंटा तक इंटरव्यू चलेगा। 8-10 लोग बैठेंगे पैनल में, अंदर आएंगे, कोई चेयर नहीं लगी उसके बैठने की, सामने लगा हुआ है बोर्ड। चले जाइए वहां पे जाओ, तुम्हें 1 घंटे के अंदर वो 20 से 25 क्वेश्चन पूछेगा। 20 से 25 क्वेश्चन में तुम्हें 2-4 क्वेश्चन ही तुमने सुने होंगे, उसके बाद तुमने कुछ नहीं सुना होगा। अब वो ये तो ऐसी वो तो तुम्हें प्रॉब्लम देगा ना, वो प्रॉब्लम में वो ये चेक करेगा कि तुम इसके ऊपर कंसेप्ट कैसे अप्लाई कर रहे हो। वो एक प्रॉब्लम है, एक नई चीज है उसने पूछा, लेकिन वो ये देखेगा, चेक करेगा कि अगर कल को इसके बाद, क्योंकि रिसर्च करनी है, दिस इज रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो वो नई प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सोचता है, कंसेप्ट कैसे अप्लाई करता है, वो ये चेक करते हैं वहां पे। तो जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही उसका जो है वो असेसमेंट होगा। बात आगे की नहीं आगे समझ में? आगे बात समझ में? अब जब विद गेट हो रहे हैं तो कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, लेकिन जब विदाउट गेट हो रहे हैं तो वहां पे वो रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करेगा। अब रिटर्न एग्जाम में मैंने एक चीज लिखी है यहां पे, क्या लिखा है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यहां पे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। गेट में कितने क्वेश्चन होते हैं? 65। कितना टाइम देता है? 3 आवर्स, 180 मिनट। कितना टाइम दिया है क्वेश्चन के पीछे? रफली 3 मिनट का, रफली 3 मिनट का टाइम दिया। यहां पे क्या है? यहां पे अलग है। यहां पे जो रिटर्न पेपर्स होते हैं जो विदाउट गेट कंडक्ट करवाते हैं, उसमें एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट या लेस देन 1 मिनट। समझ में आ गई? और गेट में कैलकुलेटर अलाउड होता है, गेट में कैलसी अलाउड होता है, इनमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। गेट में 65 में से 55 प्लस क्वेश्चन क्या होते हैं? न्यूमेरिकल्स। गेट में टाइम क्यों ज्यादा दे रहा है? क्या लगता है तुम्हें? डिफिकल्ट है इस कारण से? इस कारण से दे रहा है, डिफिकल्ट है। क्यों दे रहा टाइम ज्यादा तुम्हें वो? हाँ बोलो यार, बोलो, तुम डरते क्यों हो? न्यूमेरिकल्स हैं सर, सॉल्व करने में टाइम लगेगा। वर्चुअल कैलकुलेटर है, फिजिकल कैलकुलेटर भी नहीं है, वर्चुअल कैलकुलेटर है, टाइम लगेगा तुम्हें सॉल्व करने में। अब यहां पे तुम्हें 1 मिनट से कम का टाइम दे रहा है और कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? थ्योरेटिकल पूछेगा मेजॉरिटी। BEL का पेपर आके देखना, इतना सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन, इतना सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन है, इतना सिंपल पेपर आता है BEL का। अगेन पॉइंट वही आ जाता है कि सर क्यों पूछ रहे, इतना सिंपल पेपर क्यों है? गेट में इतना पेपर इतना क्यों है? यार गेट जॉब के लिए थोड़ा ना है, गेट तो हायर स्टडीज के लिए है। तो अगर हायर स्टडीज के लिए तो उसका कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए, एंड गेट इज ऑल अबाउट कंसेप्ट। अब सेल्स एंड मार्केटिंग करवाना है या उसने अलग अपना एग्जाम करवाना, तो क्वेश्चन अकॉर्डिंगली पूछेगा कि हल्का फुल्का बेसिक नॉलेज अगर बच्चे को है, और अगर उसका स्किल सेट ठीक है, जो GD, GT इंटरव्यू वगैरह अच्छा लगा लेता है, पर्सनैलिटी बिहेवियर असेसमेंट वगैरह ठीक है, तो रख लो इसको, क्या इश्यू है? तो हर जॉब की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। और भी इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या इसके अंदर? जो लोग जो अपने स्टेट JEE के एग्जाम आप लोग टारगेट करते हैं ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक दीज एग्जाम्स। उससे कहीं सिंपल एग्जाम होते हैं ये वाले, कहीं सिंपल एग्जाम होते हैं उसमें से। आप में से यहाँ पे कोई सिविल से है? जस्ट रेज योर हैंड। मेजॉरिटी सिविल है। मैकेनिकल से एक ही है, अच्छा। और इलेक्ट्रॉनिक्स से? ओके। कंप्यूटर साइंस से? नहीं, कंप्यूटर साइंस फाइनल ईयर हो गया यहाँ पे, अच्छा ठीक है। तो अब मैकेनिकल के अगर मैं बात करूं पब्लिक सेक्टर के बारे में, पब्लिक सेक्टर में सबसे ज्यादा जॉब्स किसके लिए आती हैं? किसके लिए आती हैं? मैकेनिकल। और जिसमें इस टाइम पे सबसे लोएस्ट स्टूडेंट है, सबसे कम मैकेनिकल इंजीनियर के स्टूडेंट्स मिलते हैं। मैं किसी भी कॉलेज में जाता हूं, लेकिन मैंने एक चीज और भी देखी है कि हिमाचल में गवर्नमेंट कॉलेजेस में अदर देन महात्मा गांधी मेजॉरिटी जगह पे फुल एडमिशन। महात्मा गांधी में बस शायद वहां पे इश्यूज है, मे बी वो थोड़ा आउटर में पड़ जाता है, वो एक रीजन हो सकता है, लेकिन अदरवाइज मेजॉरिटी कॉलेजेस में मैंने देखा है स्ट्रेंथ पूरी होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में हिमाचल में। तो लेकिन अदरवाइज बाकी जगह पे चला, पंजाब में तो मेरे को मैकेनिकल के बच्चे ही नहीं दिखते हैं।
यूआईटी चंडीगढ़ में पूरा इनटेक नहीं हो पाता मैकेनिकल का। ये देख लो आज सिचुएशन ये है। तो इस कारण से अपॉर्चुनिटी बहुत है, अपॉर्चुनिटी को कमी नहीं है। अच्छा चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं अगर मैं नेशनल लेवल पे बात करूं, मेरे को बताओ फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, कम होंगी या सेम रहेंगी? बढ़नी ही बढ़नी है, तुम जो मर्जी कर लो। अच्छा एग्जांपल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर है ना। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दो तरीके से रिक्रूटमेंट करता है, गेट के थ्रू भी करता है, विदाउट गेट भी करता है। गेट के थ्रू जो रिक्रूटमेंट करता है वो होता है जूनियर एग्जीक्यूटिव का। मैंने पिछले 17 साल के अंदर कभी किसी एक पब्लिक सेक्टर को 1000 रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन मैंने आज तक नहीं देखा। एयरपोर्ट अथॉरिटी का आया 972 वैकेंसीज। सबसे ज्यादा वैकेंसी पता है किसमें थी? 450 के आसपास। पता है किस ब्रांच की थी? बोलो। इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसके बच्चे ही नहीं है, इसके बच्चे ही नहीं है। चेक करना सारा डाटा, स्टैट्स चेक करना, गूगल उसमें डालना आईटी रुड़की गेट 2025 स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, देखना कितने बच्चे हैं। गेट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर तो आज तक 85 प्लस नंबर ही नहीं आए, शायद एक ही बार कभी आया होगा 85 प्लस मार्क्स, आते ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्युनिकेशन ईएमएफटी वाला पार्ट टफ है, मैं तो सभी को बोलता हूं छोड़ दो ये दोनों सब्जेक्ट, जरूरत ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को पढ़ने की। ये छोटी छोटी चीजें स्ट्रेटजी का पार्ट है, कैसे तुम्हें करना है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अब मेरे को सोच के बताओ हिमाचल में कौन कौन से एयरपोर्ट वर्किंग है इस टाइम पे? शिमला वाला, गग्गल वाला और भुंतर वाला। हाँ जी 3। अच्छा ये कब एक्टिव हुए हैं? कब लेटेस्ट कौन सा एक्टिव हुए? लेटेस्ट कब एक्टिव हुए ज्यादा वर्किंग में जो आए हैं? शायद गग्गल वाला मेरे को शायद सर, और फिर भुंतर वगैरह, और शिमला शायद पहले से ही था। ये पिछले 4-5 साल में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, पहले इतने ज्यादा नहीं थे, फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा नहीं होती थी, अब बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब सोच के बताओ फ्यूचर में बढ़ेंगी रिक्वायरमेंट कम होगी एयरपोर्ट के अंदर, एयरपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट। जालंधर वाला एक्टिव हो गया, लुधियाना वाला एक्टिव हो गया, ये एक्टिव ही नहीं थे पहले। एयरपोर्ट अथॉरिटी में फ्यूचर में बहुत ज्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं और आ भी रही हैं। मैं तुम्हें हिंट देता जा रहा हूं, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम समझ पाओ ना समझ पाओ। दूसरा जो रिक्रूटमेंट होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर वो होता है एटीसी का, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का, और इसमें सारे बीटेक ब्रांचेस एलिजिबल होती हैं, सारी बीटेक ब्रांचेस और सारे बीएससी ग्रेजुएट्स एलिजिबल होते हैं। बट द कंडीशन इज यू शुड हैव स्टडीड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर्स। वो पढ़ा होना चाहिए, ये कंडीशन है उसकी। लेकिन अब क्या हो गया, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने ये फिजिक्स वगैरह मैथ सब्जेक्ट ही हटा दिए फर्स्ट ईयर से, एलिजिबिलिटी खत्म कर दिया उनका। ये चितकारा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में देखा है, चंडीगढ़ चितकारा में तो इंजीनियरिंग ड्राइंग ही हटा दी है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को। तो ये एटीसी का हर साल के बाद तकरीबन 700-800 हजार के आसपास रिक्रूटमेंट करते हैं, और फ्यूचर में बहुत ज्यादा होना है। अभी हम लोग आईटी धारवाड़ गए थे पिछले साल अगस्त के अंदर, हुबली एयरपोर्ट था एक, हुबली एयरपोर्ट, पता नहीं आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना। वहां पे बड़ा छोटा सा एयरपोर्ट था वो, बड़ा छोटा सा एयरपोर्ट था वो, लेकिन फ्लाइट्स बहुत कम थी, शायद दिन के अंदर 10 एक थी। हमने पता किया कब से एक्टिव हुआ है वो, सर 1.5 साल पहले से एक्टिव हुआ है, उससे पहले है ही नहीं था। तो ऐसी बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में आनी है भाई। क्यों आनी है? क्योंकि जो गवर्नमेंट क्लेम करती है कि इस डेट तक अगर हम लोग डेवलप होना चाहते हो तो कोई तो तरीका होगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या डेवलपमेंट से क्या मतलब है? क्वालिटी लाइफ, सिंपल क्वालिटी लाइफ, कि हमें हवा साफ मिल जाए, पानी साफ मिल जाए, खाने को साफ मिल जाए और सड़कें साफ मिल जाए, सड़कें मिल जाए। यही बेसिक नीड है तुम्हारी, यही है ना बेसिक नीड, यही एक्सपेक्टेशन है तुम्हारी गवर्नमेंट से। ये इससे ज्यादा भी कुछ हो रहा है। अगर तुम जॉब की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो गवर्नमेंट से, वो गलती है तुम्हारी बहुत बड़ी, क्योंकि वो काफी हद तक उनके कंट्रोल पे भी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर रोल प्ले करते हैं, बहुत सारे फैक्टर रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जॉब कितनी क्रिएट होगी उसका बहुत हद तक रिलेशन पॉपुलेशन के साथ है। ये इशू हिमाचल का है। दूसरा, क्योंकि गवर्नमेंट में जो सैलरीज है वो प्योरली गवर्नमेंट ने देनी है, तो गवर्नमेंट के पास पैसा भी होना चाहिए वैसा, उस तरीके से। अब पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल को यही सबसे बड़ा इश्यू पड़ता है कि इंडस्ट्रीज नहीं है यहाँ पे, टैक्सेस होता ही नहीं, इतना कलेक्ट ही नहीं होता है, तो पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट जॉब अकॉर्डिंगली आएगी। जूनियर इंजीनियर की हिमाचल में रिक्रूटमेंट हुए 6 साल हो गए हैं। अब तुम बोलोगे 6 साल में कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, बिल्कुल पड़े, रिटायरमेंट नहीं हुई, बिल्कुल हुई है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पे रख रही है, काम चल रहा है। प्योर अपना रेगुलर रखेंगे तो 45-50 हजार देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट पे 8-10 हजार देके काम चल जाते। क्यों नहीं रख पा रहे? पैसा नहीं है यार। पैसा क्यों नहीं, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है, वो तुम सोच सकते हो।
अच्छा, दूसरा पॉपुलेशन कम है। मेरे को बताओ हिमाचल में या किसी भी स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं कौन कौन से होते हैं गवर्नमेंट वाले? बोलो मेरे को, सोच के बताओ कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं? पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और जल शक्ति डिपार्टमेंट वगैरह हो गया, हिमुडा वगैरह हो गया, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वगैरह हो गया। अब मेरे को सोच के बताओ कितनी बिजली की रिक्वायरमेंट है, कितनी पानी की रिक्वायरमेंट है, कितनी सड़कों की रिक्वायरमेंट है, किस पे डिपेंड कर रहे हैं? पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन बहुत कम है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? समझ में आ रही है? हरियाणा देखो किस तरीके से, किसी टाइम पे पंजाब का इकोनॉमी शायद 3rd रैंक पे होता था, आज से 17वें 18वें नंबर पे आ गया, नीचे आ गया। हरियाणा का देखो किस तरीके से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एनसीआर रीजन के साथ लगने के कारण वो बहुत ज्यादा ग्रो कर गया, बहुत फैल गया। अब वो इतना ज्यादा डेवलप हो रहा है, मेरे को सोच के बताओ, इतना ज्यादा वहां पे सोसाइटीज, इतना ज्यादा इंडस्ट्रीज लग रहा है, तो पानी, सड़क, बिजली की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है वहां पे? जॉब्स बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? बिल्कुल बढ़नी है, सिंपल है, तभी तो जॉब्स निकाल रहा है हरियाणा इतना ज्यादा। तो जब तक यार तुम लोग इस चीजों को इस तरीके से नहीं सोचोगे ना, तुम लोग कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे अपनी प्रॉब्लम का। तो हमें पता होना चाहिए, एंड यू ऑल आर एलिजिबल फॉर द हरियाणा जॉब्स। पता तुम्हें इस चीज के लिए आप किसी अदर स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा फिर बस कंडीशन ये है कि आपने उस स्टेट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। जैसे अगर आपको पंजाब में जॉब चाहिए तो 10th में पंजाबी होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट पेपर निकाला होना चाहिए। यू ऑल आर एलिजिबल फॉर द पंजाब जॉब्स। हरियाणा की रिक्वायरमेंट ये है कि 10th में तुमने हिंदी या फिर संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए। पढ़िए सभी ने हिंदी 10th में, यू ऑल आर एलिजिबल। बस फर्क ये होता है कि अगर तुम रिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो रिजर्वेशन का बेनिफिट तुम्हें सिर्फ अपनी स्टेट में मिलता है, अदर स्टेट तुम्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं देती है। ये डिफरेंस है बस। जैसे एसटीज की बात करूं, हिमाचल में बहुत एसटी कैटेगरी से हैं, लेकिन उसका बेनिफिट तुम्हें हरियाणा में नहीं मिलेगा, पंजाब में नहीं मिलेगा, वहां पे तुम जनरल में काउंट होंगे। बात आ रही कि नहीं समय? ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ऐसी में छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर बहुत वीडियोस में बनाता हूं जो हम अपने चैनल्स के ऊपर डालते हैं। तो ये जो चीज तुम्हें मैं बता रहा था, ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास पब्लिक सेक्टर में। तुम्हें कुछ भी अलग से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ? राइट। उसके बाद बात करते हैं हायर स्टडीज की। पैसा किसमें था सबसे ज्यादा? पैसा किसमें था सबसे ज्यादा? प्राइवेट में। प्राइवेट में एंटर करने का सबसे आसान तरीका है ये, सबसे आसान तरीका है। मैंने बात किया था कि बार्गेनिंग की। बार्गेनिंग कर सकते हो प्राइवेट के साथ बैठ के, कर सकते हो ना? किस कंडीशंस पे करोगे? प्राइवेट ने बोला कि सर मैं 50,000 दे सकता हूं, तो तुम बार्गेनिंग किस कंडीशन पे करोगे? नहीं सर मैं चंडीगढ़ में आके 50,000 सर 15,000 तो मेरा रहने का खर्चा हो जाएगा, सर मेरा बच्चे भी हैं, मेरा स्कूल का भी खर्चा। इन कंडीशन पे बार्गेनिंग करोगे? नहीं सर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? ये सर मेरा रिज्यूमे देखिए। समझ में आ रही है? इस कंडीशन पे बार्गेनिंग होती है। और पहली बात तो प्राइवेट को दिख जाता है, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये सबसे आसान तरीका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हायर स्टडीज करने के 3 बेनिफिट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्रांड वैल्यू, अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाना, अपनी ब्रांडिंग करना। यू आर फ्रॉम ए वेरी रिप्यूटेड एंड गवर्नमेंट कॉलेज, ओल्डेस्ट कॉलेज। अब आपका कंपैरिजन क्या ग्रीन हिल के कॉलेज से बच्चे से किया जा सकता है? किसकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है? किसकी? बोलो यार। ऑब्वियसली आपकी है। अब आपका कंपैरिजन आईटी मंडी से कर ले, किसकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है? उसकी ज्यादा है। तो ब्रांडिंग करने का सबसे आसान तरीका है हायर स्टडीज। गो इनटू द आईटीज यार, गो इनटू ट्रिपल आईटीज, गो इनटू द एनआईटीज, एंड स्पेशली जो साउथ की एनआईटीज हैं, नॉर्थ वाली, अगर तुम्हें करियर बनाना है। सबसे बड़ा बेनिफिट ब्रांड वैल्यू। जब तुम रिज्यूमे पढ़ा होगा ना प्राइवेट के सामने, उसके ऊपर लिखा होगा ना कि मैं आई हैव डन मास्टर्स फ्रॉम दिस आईआईटी, आई हैव डन मास्टर्स फ्रॉम हियर एंड देयर, फर्क नहीं पड़ेगा? 101% फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन जो नीड है अगेन उसकी। सर आपको डिजाइन का चाहिए ना एक्सपर्ट टीचिंग के लिए? हाँ जी चाहिए। सर मेरा डिजाइन में मास्टर्स है। सर आपको एनवायरनमेंट का चाहिए ना? ये देखो सर मेरा एनवायरनमेंट का है। सर मैंने देखा है यूरोपीडिया का एनवायरनमेंट का एक अलग से चैनल है और यूरोपीडिया एनवायरनमेंट के सारे एग्जाम्स की तैयारी करवाता है। ये देखो सर मेरा एनवायरनमेंट में मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने गेट एनवायरनमेंट का भी पेपर निकाला हुआ है और उसके बाद मैं एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट्स को पिछले 2-3 साल से पढ़ा रहा हूं। मैं दे दिया उसने लालच और मेरा इंटरेस्ट मैच कर गया। समझ में आ रही है? वीएलएसआई सेक्टर में दबा के इस टाइम पे प्लेसमेंट्स हैं, दबा के। मिनिमम 25-30 लाख का पैकेज मिनिमम है,
मिनिमम बोल रहा हूं मैं। एनआईटी कुरुक्षेत्र जो कभी मेरे मुंह से निकलता ही नहीं है। एनआईटी कुरुक्षेत्र में आज से 2 साल पहले हमने बच्चे को बोला था कि आप यहां से आप मास्टर्स करिए, मतलब बिकॉज यूरोपीडी इज अ प्लेटफॉर्म जो पोस्ट गेट काउंसलिंग करवाता है, गेट के बाद की काउंसलिंग की, गेट के बाद आपके स्कोर पे सीजीपीए कैटेगरी के बेस पे कैसे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस इज अ प्लेटफॉर्म। उसका भी कॉल आया था कि सर मेरा प्लेसमेंट हो गया है एंड आई गॉट अ पैकेज ऑफ 25 लाख एनआईटी कुरुक्षेत्र से, और बीटेक उसका बड़े ऑर्डिनरी कॉलेज से था, बड़े ऑर्डिनरी कॉलेज से, हरियाणा की लड़की थी वो। Now think about if you do masters in semiconductor, VLSI, solid state devices, communication, control system, signal processing from very reputed colleges, IITs, NITs, triple ITs. दूसरी चीज है स्पेशलाइजेशन। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे इस कॉलेज में हिमाचल से अलावा किसी और स्टेट से बच्चा है? नेक्स्ट टाइम में हमारे पास बात है ना, बाकी तो अब मेरे को बताओ, आप लोग सभी हिमाचल से हैं, एक दूसरे से कुछ सीखने को मिलता है? कल्चरल पार्ट पे, पर्सनैलिटी पार्ट पे मिलता है एक दूसरे को सीखने को? नहीं मिलेगा नहीं ना। थिंक अबाउट, अगर आपके कॉलेज के अंदर सारी स्टेट्स का बच्चा बैठा हो, साउथ इंडियन भी बैठा हो, गुजराती भी बैठा हो, वेस्ट बंगाल का भी बैठा हो, यूपी बिहार के भी बच्चे बैठे हो, मिलेगा ना तुम्हें सीखने को? यूपी बिहार का बच्चा पढ़ता ही रहता है हर टाइम पे। तुम्हें थोड़ी सी समझ लगेगी, यार ये पढ़ रहा है मैं भी पढ़ लूं। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। गुजराती का दिमाग हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप में चलता है। 2019 में हम लोग गए थे, 19 या 20 में शायद, आईटी गांधीनगर में। वहां पे अलग ही तरीके की सोच है। हमने 7-8 आईटीज हमने विजिट करी है, जहां पे उन्होंने हमें इनवाइट किया फॉर देयर प्रोफाइलिंग। हर आईटी में एक अलग ही आपको एनर्जी मिलती है। एक ऑरा वर्ड समझते हैं ना, एनर्जी होती है, एक ऑरा होता है। आप आईटी में जैसे गेट से अंदर एंटर करते हो, तुम्हें एक अलग ही एनर्जी मिलती है, एक अलग ही ऑरा मिलता है तुम्हें। तो जो एक्सपोजर है ना, जो तुम्हें मिलता है जब तुम ऐसी जगह पे बैठे हो या ऐसे कॉलेज में तुम जा रहे हो जहां पे तुम्हें एक दूसरे से सीखने को बहुत मिलता है, उससे ऐसे तुम्हारी प्लेसमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। उसका रिलेशन पता है किसमें है? उसका रिलेशन तुम्हारी पर्सनैलिटी में है। उससे जो चेंज आएगा वो तुम्हारी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, और वो पर्सनैलिटी तुम्हारे आने वाली जनरेशन को बहुत हेल्प करेगी ग्रो करने में, कि तुम किस तरीके से सोचते हो, आपके पेरेंट्स किस तरीके से सोचते हैं, आप किस तरीके से सोचते हो, और आप अपने बच्चों में आगे किस तरीके की सोच डेवलप करते हो। तो उसके लिए तुम्हें एक्सपोजर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को छुट्टी होती है 6 महीने की या बीच में जून जुलाई वगैरह की ना, किसी भी ऐसी जगह में, किसी भी अलग स्टेट के अंदर ना, खास करके साउथ में या फिर ईस्ट वगैरह साइड पे ना, कहीं एक जगह पे रह के देखना 15 से 20 दिन के लिए। एक ही जगह पे रहना 15-20 के लिए, उस एरिया को सिर्फ आप वो करना, एक्सप्लोर करना। वहां पे लोग किस तरह से सोचते हैं, क्या खाना खाते हैं, क्या उनका डेली का रूटीन है, तुम्हें बहुत लर्न करने को मिलेगा। तो ये पर्सनैलिटी चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे तुम्हारा सोचने का नजरिया चेंज होता है तुम्हारा। तो हायर स्टडीज 3 रीजन से करनी है। पहला रीजन ब्रांड है, पहला रीजन स्पेशलाइजेशन नहीं है, पहला रीजन हायर स्टडीज नहीं है, पहला रीजन ब्रांड है कि तुम्हें अपनी ब्रांडिंग करनी है। अकेला सिर्फ सर ने बोल दिया हायर स्टडीज करो, डजंट मीन कि कहीं से भी कर लो। हायर स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और दिस इज द सेफेस्ट वे जो तुम्हें अपना करियर बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि जब तुम हायर स्टडीज डोमेन में जाते हो ना, तो तुम अपने चॉइस से जाते हो, इंटरेस्ट से जाते हो। यहां पे बात आती है जो मैं तुम्हें करियर की बात कर रहा था, जहां पे तुम अपना इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें जा सकते हो। क्योंकि जब तुम हायर स्टडीज डोमेन में जाते हो तो वहां पे बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं, और तुम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको चूज कर सकते हो। एग्जांपल, जब तुम हायर स्टडीज में जाते हो तो 2 तरह की तुम्हारे पास ऑप्शंस होती हैं। एक होता है कोर डोमेन, एक होता है इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स। कोर डोमेन्स कौन सी होती है? जो जिसमें तुम ही अपनी ब्रांच के हिसाब से जा सकते हो, जैसे स्ट्रक्चर हो गया, जियोटेक हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। क्या इसमें मैकेनिकल इंजीनियर अप्लाई कर सकता है? क्या इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाई कर सकते? नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, कम्युनिकेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग, कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम, क्या इसमें कोई और ब्रांच का अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। तो ये कोर डोमेन हो गई, इतना तो आपको पता है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन, जो नीड है इस टाइम पे इंडस्ट्रीज की। आईटी कानपुर में इस बार एक कोर्स स्टार्ट हुआ है, पिछले साल एक कोर्स स्टार्ट हुआ था ड्रोन टेक्नोलॉजी का, और ये इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है। अब मेरे को सोच के बताओ, ड्रोन टेक्नोलॉजी का कोर्स है, कौन सी ब्रांच का बच्चा उसमें अप्लाई कर सकता है? मैकेनिकल वाला अप्लाई कर सकता है? कर सकते हैं मैकेनिकल वाला? यस कर सकते हैं। सिविल वाला कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वाला? यस। कंप्यूटर साइंस? यस। ये इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज होते हैं।
अब मेरे को बताओ, ये भी जो इशू हुआ इंडिया पाकिस्तान वाला, ये ड्रोन को लेके बहुत ज्यादा हुआ कि उन्होंने बड़े चीप से ड्रोन फेंके और हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ ना। यहां क्यों नहीं बन रहे हैं यार? यहां क्या इश्यूज है? ऐसा पॉइंट फिर से वही आ जाता है, दो, सेल्फ सेंटर्डनेस और दूसरा हमें इंटरेस्ट नहीं है। ये बहुत बड़ा इशू है। तभी तो ठीक है, आज हमारा डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी अदर कंट्री से कम हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। आज से 20-25 साल पीछे चले जाओ, अगर आपने रोड्स के ऊपर, वैसे तो आपकी इतनी एज भी नहीं है, आपने रोड्स के ऊपर अपने पेरेंट्स से पूछ के देखना, डिफेंस के कौन से ट्रक चलते थे जब ट्रक चलते होते थे, एक ही कंपनी नजर में आती थी, कौन सी? सुनाओ किसी ने नाम? टाटरा, रशियन ट्रक था। आज भी दिखते हैं सड़क के ऊपर, जिसमें लेफ्ट हैंड ड्राइव सिस्टम होता है, मतलब स्टीयरिंग लेफ्ट साइड पे होता है, हमारे तो राइट साइड पे होता है, उनके लेफ्ट साइड पे होता है, मतलब राइट हैंड ड्राइव सिस्टम होता है। आज दिखते हैं ना तुम्हें महिंद्रा के, आज दिखते हैं तुम्हें टाटा के, आज तुम्हें दिखते हैं अशोक लेलैंड के, दिखते हैं ना ट्रक आजकल। आज से 20-25 साल पीछे चले कुछ नहीं दिखता था, सब एक्सपोर्ट हो रहा था, सॉरी सब इंपोर्ट हो रहा था बाहर से डिफेंस में। आज हम अपनी मिसाइल्स बना रहे हैं, हमने सब कुछ हो रहा है। आज हम तेजस पवन हंस को एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। पता तुम्हें इस चीज के बारे में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडीपी एक टर्म होती है, डेवलपमेंट उसके ऊपर डिपेंडेंट है जीडीपी, क्योंकि जीडीपी का बड़ा सिंपल मतलब बिजनेस से है कि जितना तुम एक्सपोर्ट करोगे ज्यादा उतना पैसा कमाओगे यार। कि तुमने कितना बेचा, कितना परचेज किया और निकाल लो कंक्लूजन कितना आया, उससे तुम्हारी जीडीपी डिसाइड हो रही है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें? आ रही है, ऊपर से निकल रही है चीज। ये तुम्हें पता होनी चाहिए भाई लोगों, अदरवाइज तुम्हारा सोचने का बनेगा ही नहीं सिस्टम कभी भी दिमाग में, नहीं तो फिर से वही रैट रेस फॉलो करते चले जाओगे कि किसी ने ये बोल दिया, किसी ने वो बोल दिया, चलो चलो ये कर लेते हैं। नहीं करना, सोच के करो यार चीजों को, क्योंकि अगर तुम करना चाहते हो ना, देखो पैसे की कोई कमी नहीं है, बिलीव मी, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें वहां तक पहुंचने का रास्ता पता होना चाहिए कि कैसे एक्वायर कर सकते हैं, वो तुम्हें रास्ता पता होना चाहिए। जब तक तुम्हें रास्ता नहीं पता तब तक गड़बड़ है। तो हायर स्टडीज इज द इजीएस्ट वे। हम बात कर रहे थे इंटर डिसिप्लिनरी डोमेन्स की। मैं तुम्हें कुछ इंटर डिसिप्लिनरी डोमेन्स के नाम बोलता हूं जिसमें ऑल ऑफ यू कैन गो रिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, मैकाट्रॉनिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रूरल टेक्नोलॉजी, जियो इंफॉर्मेटिक्स, ई व्हीकल्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, मटेरियल साइंस, ओशियन टेक्नोलॉजी, उसके बाद आपका आ गया मटेरियल साइंस हो गया, उसके बाद एनवायरनमेंट हो गया। एनवायरनमेंट एक बहुत जबरदस्त डोमेन है, प्लेसमेंट जबरदस्त हो रही है एनवायरनमेंट के अंदर। ये कुछ मैंने तुम्हें इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स के नाम लिए, ये कुछ एक लिए जितने मेरे को याद आए। कम से कम तुम्हारे पास 25 to 30 इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स होती है जहां पे ऑल ऑफ यू कैन गो। अब यहां पे मैंने कुछ टर्म्स बोली, अच्छा मैनेजमेंट कोर्सेज, अब यहां पे मैंने कुछ टर्म्स बोली है। अब इन टर्म्स को सुन के ना तुम्हारे दिमाग में कुछ आएगा, ई व्हीकल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रूरल टेक्नोलॉजी, ई वेस्ट मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट। अब यहां से अगर तुम्हारा इंटरेस्ट बन रहा है ना, इसको कुछ सुन के उसको और एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो कि सर ने बोला ई व्हीकल्स, इसमें एक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का क्या रोल्स है। उनकी वेबसाइट खोलो, कहां पहले चेक करो कहां पे कोर्सेज हो रहे हैं, उनकी वेबसाइट खोलो, प्रोफेसर्स को खोलो, देखो क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां पे क्लियरली दिया हुआ है। बीटेक कॉलेज की वेबसाइट्स और मास्टर्स कॉलेज की वेबसाइट्स में तुम्हें जमीन आसमान का नजर आएगा। वेबसाइट यहाँ पे बीटेक में तो नॉर्मली कॉलेज से वेबसाइट सिर्फ एडमिशन से रिलेटेड होती है, लेकिन वहां पे तो क्योंकि रिसर्च की बात हो रही है, एंड दे आल्सो वांट कि जो बच्चा मेरे पास अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी में आए या सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आए या फॉर एग्जांपल मटेरियल साइंस में आए, वो सारा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसाइड करे, नंबरों के हिसाब से डिसाइड ना करें, इंटरेस्ट के हिसाब से डिसाइड करें। क्योंकि एक्चुअल में नीड किसकी है? नीड हर किसी की है, तुम्हारी भी नीड है, प्रोफेसर की भी नीड है, आईटी की भी नीड है, इंडस्ट्री की भी नीड है, क्योंकि प्रोफेसर को बच्चे चाहिए अपने प्रोजेक्ट के सॉल्यूशन के लिए। इंडस्ट्रीज को उसको सॉल्यूशन देना है, उसने पैसा ले रखा है वहां से जो कि एमएचआरडी को जा रहा है, जिसके बेस पे तुम्हें असिस्टेंटशिप मिल रही है ये वाली। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो जस्टिफिकेशन तुम तभी कर पाओगे अगर तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट बना हुआ है। अब इंटरेस्ट का कैसे पता चलेगा? कैसे पता लगा तुम्हारा क्रिकेट में इंटरेस्ट है? कैसे पता लगा कि सर बहुत सारी गेम्स खेली, इसमें मजा आया खेल के? इसी तरीके से तुम्हारा इंटरेस्ट पता लगेगा कि तुम्हें किस डोमेन में जाना चाहिए। ये जो 4 साल निकल गए तुम्हारे, तो ये 4 साल को थोड़ा सोचो कि ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज थी, ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, ऐसी कौन कौन सी डोमेन्स थी जिसको करके तुमने एंजॉय किया, तुम्हें मजा आया। यहां से तुम्हें तुम्हारे इंटरेस्ट का पता चलेगा। दूसरा तरीका क्या होता है इंटरेस्ट का पता लगाने का? मैंने बोल दिया वीएलएसआई में प्लेसमेंट है भी जबरदस्त, तो उसको अपना इंटरेस्ट बना लो।
ये दूसरा तरीका होता है फिर करने का। समझ में आ गई बात? समझ पता लगे सर मटेरियल साइंस में तो मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन मटेरियल साइंस में सर आज के टाइम पे उतना ज्यादा नहीं है फ्यूचर। ठीक है, डन, कोई इशू नहीं है। फिर जिस डोमेन में है उसमें बना लो अपना करियर। जियो इन्फॉर्मेटिक्स, आईटी कानपुर अभी हमने मार्च में विजिट किया था। आईटी कानपुर में मैंने जियो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ, अच्छा एरोस्पेस एक ब्रांच भूल ही गया मैं बोलना। एरोस्पेस जबरदस्त ब्रांच है जिसमें सभी तुम लोग जा सकते हो। एरोस्पेस इंडिया में सिर्फ 4 ही इंस्टीट्यूट्स के अंदर है आइडिया किसी को? तो इंटरेस्ट भी कैसे आएगा यार, कैसे दिल करेगा वहां पे जाने का? आईटी मद्रास, आईटी बॉम्बे, आईटी कानपुर, आईटी खड़गपुर या इसमें गुवाहाटी, दोनों में से एक जगह पे है। 4 ही जगह पे एरोस्पेस है। बोइंग और एयरबस आते हैं प्लेसमेंट के लिए वहां पे। पैकेज तो तुम सोच ही लो अगर ये कंपनीज आ रही है वहां पे प्लेसमेंट के लिए। आईटी कानपुर में एक बच्चे के साथ मेरा इंटरेक्शन है, उसको सुनो। अब आप बोलोगे सर एरोस्पेस के अंदर क्या, वो सिविल का लड़का था शायद, लड़का तो लड़की थी, एरोस्पेस की थी वो, तो उसके साथ मेरा इंटरेक्शन, उसको सुनना। मैंने उससे क्लियरली पूछा है क्या पढ़ते हो तुम लोग, कैसे एंट्री होती है यहाँ पे, क्या क्या तुम्हें इंटरव्यू हुआ और क्या तुम्हारा कोर्स करिकुलम है, उसने क्लियरली बताया हुआ है वहां पे। तो जब तक तुम लोग ये तुम सुनोगे नहीं ना यार, जब तक तुम एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक तुम्हारा इंटरेस्ट बनेगा नहीं, तब तक तुम्हारा इंटरेस्ट बनेगा नहीं। तो तभी तुम्हारा इंटरेस्ट बनेगा अगर तुम एक्सप्लोर करोगे चीजों को। एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ, राइट? तो ये हायर स्टडीज में इंडिया में 3 कोर्सेज होते हैं। एक है एमटेक का जो 2 साल का प्रोग्राम है, एमएस का जो 3 साल का प्रोग्राम है, एक डायरेक्ट पीएचडी जो 5 साल का प्रोग्राम है। अब इसमें जब भी तुम कोई मास्टर कोर्स करते हो ना कोर्स, वो स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है। चाहे तुम एमबीए कर लो, चाहे तुम एमटेक कर लो, चाहे तुम एमए कर लो, वो स्पेशलाइज्ड कोर्स होते हैं। एमबीए में स्पेशलाइजेशन होती है ना, होती है कि नहीं होती है? जैसे बताओ कोई स्पेशलाइजेशन एमबीए की, बोलो यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? गलत बोल दो, बोलोगे तो सही, मेरे को पता, पर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है पता अपने ऊपर, बोलो क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ जी, मार्केटिंग, यस, वन ऑफ द डोमेन। और एचआर, फाइनेंस डोमेन्स होती है ना ये, हाँ या ना तो बोलो यार, राइट? अब इस डोमेन में कौन जा सकता है? कोई भी ग्रेजुएट जा सकता है, राइट? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेरे को मैनेजमेंट की टेक्निकल डोमेन्स बताओ, टेक्नो मैनेजरियल डोमेन्स बताओ मेरे को। अब इसका आंसर तुम्हारे पास नहीं होगा। टेक्नो मैनेजरियल डोमेन्स बताओ जो आईआईटीज और एनआईटीज ऑफर करते हैं। आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईसी बेंगलोर मैनेजमेंट कोर्सेज ऑफर करते हैं और वहां पे तुम गेट के थ्रू जा सकते हो और ओनली इंजीनियर कैन गो। अब यहां पे स्पेशलाइजेशन कैसी होती है, है किसी को आइडिया? इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ये टर्म टेक्निकल से रिलेटेड है। यू ऑल कैन गो देयर, यू ऑल कैन गो देयर। प्लेसमेंट, उसका क्वेश्चन ही मत दिमाग में लाना, प्लेसमेंट की कोई कमी नहीं है। कैसे पता चलेगा सर मेरे को मैनेजमेंट कोर्सेज में जाना चाहिए या टेक्निकल कोर्सेज में जाना चाहिए? तुम्हारे कॉलेज में फेस्ट होते हैं ना, होते हैं ना? कई बच्चों को बड़ा मजा आता है चीजों को ऑर्गेनाइज करने में, इवेंट्स को अपना ऑर्गेनाइज करने में आता है ना मजा। बहुत लोग होंगे जो इवेंट्स, छोटे छोटे इवेंट्स मैनेज करते हैं, फिर किसी टाइम पूरा फेस्ट मैनेज करते हैं, होते हैं ना स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर, स्टूडेंट आपके जो होते हैं इवेंट करते हैं। तो यहां से तुम्हें इंटरेस्ट का पता लगता है कि तुम्हारा किस डोमेन में इंटरेस्ट है, जिसको करके तुम्हें मजा आ रहा है यार। सिंपल। मेरे को बताओ जो इवेंट में इतना वो लड़का या जो टीचर भी होता होगा, जो आपके और कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो मैनेज करते हैं, क्या उनको कुछ मिला? अल्टीमेटली कुछ मिला? यही चीज मैं बात कर रहा हूं, यही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं। दिस इज करियर, ये करियर है जिसमें उसने कोई इंटरेस्ट नहीं देखा, कोई ये नहीं देखा कि मेरे को सर्टिफिकेट मिलेगा या मेरे को पैसा मिलेगा, कुछ नहीं देखा उसने। लेकिन उसने ये देखा, उसको ये पता यार मेरे को बड़ा मजा आता है करके सर ऐसे काम। यहां से तुम्हें तुम्हारे इंटरेस्ट का पता चलता है। बात आ रही है समय, राइट? तो हर आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईसी बेंगलोर ये ऑफर करते हैं। यू कैन ऑल्सो गो इनटू द आईआईएम्स गेट के थ्रू, जो एक प्रोग्राम होता है एफपीएम प्रोग्राम, फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, एफपीएम प्रोग्राम। इसमें भी आप गेट के थ्रू एंटर कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा कोर्स है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज बाद में डिस्कस करेंगे। शुड आई राइट 2 गेट एग्जाम? आपके पास 2 गेट एग्जाम की ऑप्शन होती है। बेनिफिट राइटिंग 3rd ईयर, यहाँ पे 3rd ईयर का कोई नहीं है। वाई हायर स्टडीज मैंने तुम्हें डिस्कस कर दिया। 3 रीजन क्या थे? पहला ब्रांडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है यार, जिंदगी में याद रखना, ब्रांडिंग। तुम्हारी ब्रांड वैल्यू होनी चाहिए। लोग तुम्हें किसी ने पूछ लिया क्या कर रहे हो,
कहां से हो, क्या किया। जैसे तुमने कोई नाम लिया उसके मुंह से निकलना चाहिए, अच्छा यहां तुम जॉब कर रहे हो, यहां से तुम ये किया है, अच्छा इस प्रोफेसर के अंडर किया है, अच्छा इस डोमेन में किया है, अच्छा इस इंडस्ट्री के लिए तुमने प्रोजेक्ट किया है, ये निकलना चाहिए उसके मुंह से। तभी तुम एक्सेप्ट करना कि यस तुम्हारी ये ब्रांडिंग हो रखी है। पैसा तभी मिलेगा जब ब्रांडिंग होती है। BMW की गाड़ी क्यों इतनी ज्यादा महंगी है, रोल्स रॉयस क्यों इतनी महंगी है, ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड क्रिएट किया, उन्होंने बनाया ब्रांड। ऐसा थोड़ा ना रोल्स रॉयस ही इज द ओनली ओल्डेस्ट, और भी तो बहुत सारी आई थी उस टाइम पे, बहुत सारी उसके बाद तो खत्म भी हो गई हैं। मेरे को विंटेज कार का बहुत ज्यादा शौक है, मैं देखता हूँ कोई मेरे को पुरानी कार दिखती है, कैडिलैक वगैरह, ये वगैरह, मेरे को बड़ा अच्छा, उनके इंटीरियर्स बड़े अच्छे लगते हैं। वो लंबी लंबी कारें होती है जैसे कॉन्टेस्टर टाइप, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है वो देखने में, वो इंटरेस्ट होता है हर किसी चीज का, हर किसी का। तो जब कभी कभी देख रहे होते हैं तो ऐसी ऐसी गाड़ियां, ऐसे ऐसे नाम आते हैं जो कभी सुने भी नहीं होते थे हमने, लेकिन आते हैं और वो एग्जिस्ट नहीं करती है आज के टाइम पे। तो क्वालिटी मेंटेन करना, अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना, और उसमें हमेशा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करने रहना भी जरूरी है। ये नहीं कि अकेला सिर्फ ठीक है आईटी से मैंने ये कर लिया बात खत्म, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ही जरूरी है। आप लोगों में से मेरे को नहीं पता कि कितने लोग क्वालिटी मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, शायद मैकेनिकल में आप लोगों के शायद इलेक्टिव होता है, वहां पे आते हैं ये चीजें। वहां पे क्वालिटी के कुछ रूल्स होते हैं, क्वालिटी के कुछ टर्म्स होती हैं, मेजॉरिटी टर्म्स जैपनीज की हैं, उन्होंने क्वाइन की हुई है टर्म्स, पीडीसी साइकिल, ये ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, 5S वगैरह, 3, ये ऐसे बहुत सारी टर्म्स होती हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्वालिटी के टर्म्स में। जिंदगी में क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। उसके बाद आपका आ गया, देखो इसके अलावा गेट इज वन ऑफ द एग्जाम, इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्स हैं। जैसे आपके पास इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का आपने नाम सुना होगा, भरा किसने ईएससी का एग्जाम? भरे नहीं पता तुम्हें एलिजिबल थे तुम लोग? पता लग गया था कि आ गया था फॉर्म इसका? पता लग गया कि इसमें रेलवे दोबारा से ऐड हो गया है? पता लग गया इसकी वैकेंसीज ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं जो आज से साल पहले आती होती थी? पता है इस चीज के बारे में? क्रेज होता है, अगेन पॉइंट वही आ जाता है क्रेज की, कि जिसको क्रेज है इंजीनियरिंग सर्विसेज वही लिखता है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम जिसको आप लोग टारगेट कर सकते हो। उसके बाद स्टेट के आपके जेईई एग्जामिनेशन, स्टेट जेईई का बस एक ही सबसे बड़ा ट्रबल है कि अनसर्टेनिटी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा में अगली वैकेंसी कब आएगी, किसी के पास कोई आंसर नहीं है। कितनी आएंगी, किसी के पास आंसर नहीं है। मेरा निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन तीसरी टर्म को तुम, जो तीसरी चीज मैंने बोली कि मेरा एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बाकी दोनों चीजें तो मेरे कंट्रोल में है नहीं, लेकिन तीसरी चीज बहुत हद तक तुम्हारे कंट्रोल में है, पता है। एंड ऑलवेज थिंक अबाउट दोज थिंग्स व्हिच आर इन योर कंट्रोल। हमेशा जिंदगी में उन्हीं चीजों के बारे में सोचना जो तुम्हारे कंट्रोल में है, क्योंकि तुम उसी को इंप्रूव कर सकते हो और कहीं पे कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। तो कंट्रोलेबल चीजों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो इस कारण से आपका स्टेट में जो आप लोग इसको कैसे तुम कंट्रोल कर सकते हो, कंटिन्यूअस एग्जाम देते रहो। ठीक है, मैंने टारगेट किया, मेरे को सर हिमाचल में जॉब चाहिए, जिस दिन आएगी मेरा एग्जाम निकलना चाहिए, तो उसको अगर तुम एश्योर करना चाहते हो तो कंटिन्यूअसली तुम्हें मेहनत करती रहनी पड़ेगी, कंटिन्यूअसली तुम्हें पेपर देते रहना पड़ेगा। क्रिकेट का वर्ल्ड कप कितने बाद आता है, कितने साल बाद आता है? 4 साल बाद। हर कंट्री का ड्रीम होता है ना कि वर्ल्ड कप जीते, चाहे कोई छोटी कंट्री है चाहे बड़ी कंट्री है, कुछ ड्रीम है, ठीक है, लेकिन जीतती कितनी है? एक ही है ना। तो क्या वो उसने तैयारी कब स्टार्ट की थी? कब तैयारी स्टार्ट की थी उस कंट्री ने जिसने जीता? कब तैयारी स्टार्ट की थी? आप बोलो सर, तैयारी छोड़ी कब थी उन्होंने? छोड़ी नहीं उन्होंने कभी तैयारी। कंटिन्यूअसली अपने आप को मेंटेन करने के लिए, एक अपनी फॉर्म मेंटेन, फिटनेस और अपने आप को विनिंग मोड में रखने के लिए, जिससे तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, वो कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज्यादा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये ओडीआई सीरीज देखी थी ऑस्ट्रेलिया वाली, रोहित शर्मा पहले मैच में परफॉर्मेंस, दूसरे में परफॉर्मेंस, तीसरे में कंटिन्यूस उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है जब तुम कोई भी अपना मेन चीज टारगेट करते हो। कॉन्फिडेंस इज द की, और कॉन्फिडेंस तुम्हें तभी आएगा। आज मैं अगर तुम्हें कोई चीजों को इतने कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा हूं, जो मेरे को लगता है मैं बोल पा रहा हूं, मैं तभी बोल पा रहा हूं अगर मेरे को चीजों के बारे में पता है। अगर मैं कुछ भी ऐसा कुछ फालतू बोल दूंगा, तुम बोलोगे सर ये प्रूव करके बता दो, बस मैं मान जाऊंगा आपको। लेकिन मेरे को ये भी पता आप लोगों में से इन चीजों को किसी को भी किसी बारे में नहीं पता, और ना ही एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन मेरे को कोई क्वेश्चन पूछेगा, ये भी मेरे को पता है।
तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, कॉन्फिडेंस इज द की। उसके बाद आपका एसएससी जेईई का एग्जाम होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें जो जूनियर इंजीनियर के जो रिक्रूटमेंट है वो एसएससी कंडक्ट करवाते हैं। ईएससी कौन कंडक्ट करवाते हैं? हाँ जी, यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, राइट। और उन्हीं डिपार्टमेंट्स में जेईई का रिक्रूटमेंट कौन करता है? एसएससी करता है। ऐसी फिर आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, आरबी ने अनाउंस किया है कि अब हम लोग हर साल रिक्रूटमेंट किया करेंगे। पिछले साल आया था कुछ 7200 वैकेंसी का नोटिफिकेशन, इस साल कितना आया है? कितने आए रिक्रूटमेंट बोलो? 2500 के आसपास। और सही चीज पता है क्या है आरबी के केस में? आरबी के केस में ये है कि आप अपनी स्टेट की या नियर बाय स्टेट में जॉब ले सकते हो, क्योंकि आरबी में रिक्रूटमेंट होता है वो जोन वाइज होता है। आरबी को पूरे इन्होंने जोन्स में डिवाइड कर दिया। आई थिंक 17 जोन है, आई मे बी रॉन्ग, नॉट रिमेंबर। 17 जोन में डिवाइड किया है। तो मान लो सपोज आपको जॉब चाहिए हिमाचल में, तो आप उस पर्टिकुलर जोन में अप्लाई करोगे। हिमाचल में अप्लाई कर जॉब चाहिए, पंजाब में चाहिए, जम्मू कश्मीर में चाहिए, यूपी में चाहिए, हरियाणा में चाहिए, तो अकॉर्डिंग तुम उस जोन में अप्लाई करते हो। तो ये जोन वाइज होती है, रिक्रूटमेंट कॉमन होती है, लेकिन जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आती है वो जोन के हिसाब से आती हैं। और इन्होंने अनाउंस किया कि अब हम लोग हर साल रिक्रूटमेंट करा करेंगे। और इसके अलावा और बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट होता है टाइम टू टाइम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, अभी पीछे से ना पिछले 2-1 साल से आईटीआई के अंदर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट हो रहा है। अब ये ऐसी कुछ रिक्रूटमेंट है जो स्टेट के हिसाब से, मतलब जैसे अभी हरियाणा का होके हटा है, ऑल्दो कि वो प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। यूपी में, बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में ये बहुत ज्यादा चल रहा है आईटी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का रिक्रूटमेंट। ये कुछ ऐसी रिक्रूटमेंट जो रेगुलर नहीं आएगी, टाइम टू टाइम आएगी। ऐसे आपके जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं उसमें लेक्चरर का रिक्रूटमेंट पंजाब ने किया था 3-1 साल पहले, अभी हरियाणा में चल रहा है इसका रिक्रूटमेंट। ये कुछ ऐसी रिक्रूटमेंट है जो टाइम टू टाइम आता है, रेगुलर नहीं आता। इसके अलावा आप लोगों में से यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस डोमेन से हैं। एक डोमेन है इंडिया में, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड लेवल पे, जब से बहुत सारी मेजॉरिटी चीजें जब से ऑनलाइन होने लगी है ना, तो साइबर थ्रेट बहुत ज्यादा है, साइबर क्राइम्स, है ना। अब उसको आप रोक नहीं सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, क्योंकि जब कुछ भी चीज ऑनलाइन चला गया कुछ भी सेफ नहीं है। नथिंग इज सेफ इन दिस वर्ल्ड जब कोई चीज ऑनलाइन चली गई है। अब ये भी नहीं पता, आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कि इनके फोन से ये डाटा भी जा रहा है, सब डाटा के ऊपर गेम होती है सारी। उसके बाद डाटा एनालिस्ट और फिर एआई टूल्स आते हैं। अब साइबर सिक्योरिटी डोमेन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है उसमें आपका पैसा इन्वॉल्व है। पैसे के केस में सबसे ज्यादा क्राइम्स होते हैं, है ना। जैसे उसमें पैसे के अंदर 2 डोमेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? पैसा ज्यादा कहां पे आप इन्वेस्ट करते हो, या तो आपका बैंक्स में पड़ा है या इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। तो इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर में पैसे को सिक्योर करने के लिए ना बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट होती है इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का, फ्रेशर लेवल पे भी और एक्सपीरियंस लेवल पे भी। 14 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। आप मेरे को कोई एक पब्लिक सेक्टर बैंक का नाम बता सकते हो? हाँ बोलो। 14 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, नाम ले रहा हूं। पंजाब नेशनल बैंक, J&K बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे 14 है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस का रिक्रूटमेंट फ्रेशर लेवल पे और एक्सपीरियंस लेवल पे बहुत ज्यादा होता है डोमेन्स के लिए। आप इनका किसी का भी रिक्रूटमेंट का उठा के देखना, असिस्टेंट मैनेजर और डेप्यूटी मैनेजर का रिक्रूटमेंट करते हैं। असिस्टेंट मैनेजर में फ्रेशर अप्लाई करते हैं, डेप्यूटी मैनेजर के लिए जो है वो एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन वहां पे उन्होंने क्लियरली लिखा होता है कि ये स्किल रिक्वायर्ड है। तो ये भी एक तुम्हारे पास बहुत बड़ा डोमेन है, और फ्यूचर में ये डोमेन बढ़ेगा कम होगा? बढ़ना ही है यार, बढ़ना ही है ये। तो ऐसी बहुत सारी रिक्रूटमेंट जो है वो टाइम टू टाइम आप लोगों के पास आती रहती हैं। उसके बाद अगर आप लोग हिमाचल में इंटरेस्टेड हैं जेईई के लिए, तो आप लोगों को इसका एग्जाम पैटर्न भी पता होना चाहिए। जब से नया गवर्नमेंट बना है, कांग्रेस गवर्नमेंट, उसके बाद इन्होंने एक नया एग्जाम स्ट्रक्चर लेके आए कि अगर हिमाचल में रिक्रूटमेंट होगा जेईई और एई का, तो उसके लिए एक नया पैटर्न लेके आए थे। इसमें क्या है कि 2 पेपर आप लोगों के होंगे, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, और सेम डे के होगा, सेम ही दिन होगा, जिसमें पेपर 1 इज टोटली नॉन टेक्निकल पेपर एंड एमसीक्यू पेपर, मल्टीपल चॉइस पेपर, राइट, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, एचपी जीके, नेशनल इंटरनेशनल जीके एंड करंट अफेयर, ये टोटल 50 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, राइट। 50 क्वेश्चन होंगे।
अब इसके बाद शाम को तुम्हारा होगा पेपर 2 विच इज टेक्निकल पेपर। अब पेपर 2 में क्या है, अगर वो पेपर असिस्टेंट इंजीनियर का रिक्रूटमेंट है तो वो पेपर क्या होगा, सब्जेक्टिव का मतलब जैसे तुम लोग अपना कॉलेज का पेपर देते हो, तुम्हें आंसर लिखना है। और अगर जेई का रिक्रूटमेंट होगा तो क्या होगा, पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन यहां पे मैंने एक लाइन लिखी है, क्या मतलब पेपर 1 तो सभी का चेक होगा, पेपर 2 सभी का चेक नहीं होगा। मान लो 100 वैकेंसीज थी, 100 वैकेंसी के पीछे 5000 बच्चों ने पेपर दिया। हाँ, 5000 बच्चों ने पेपर दिया, ठीक है जी। अब पेपर 1 तो 5000 की 5000 का चेक होगा, लेकिन पेपर 2 5000 का चेक नहीं होगा। कितनों का चेक होगा? क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है? कुछ नहीं, मल्टीप्लाई बाय 15। 100 मल्टीप्लाई बाय 15, 1500 बच्चे। अब 1500 कौन से? जो मेरिट के हिसाब से 5000 में से जो टॉप के 1500 बच्चे होंगे उसका ही पेपर 2 चेक होगा। बात आगे समझ में? अब पेपर ये वाला जो नया पैटर्न के हिसाब से अभी तक सिर्फ असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम्स हुए हैं, जेई का तो कोई एग्जाम ही नहीं हुआ। तो इसके सिविल के 2 पेपर हो चुके हैं, एक जल शक्ति का, एक हिमुडा का, और इलेक्ट्रिकल का एक ही पेपर हुआ है, हिमुडा का। जबकि वो टोटली आउट ऑफ दिस साइड बनाया हुआ है, बहुत बेकार पेपर उन्होंने बनाया, कोई मुंह से रिपेयर नहीं, आप उठा के देखना पेपर। मतलब अगर आप एक असिस्टेंट इंजीनियर का रिक्रूटमेंट कर रहे हो, कुछ लेवल तो हो यार, ढंग सा कुछ रखो तो जी पेपर को। बहुत बेकार पेपर बनाया है। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। हर पार्ट में 4-4 क्वेश्चन होते हैं, उन 4 में से 3-3 आपको करने होते हैं, और हर पार्ट के 4 सब पार्ट होते हैं। मतलब कितना हो गया, 4 चौका 16, 16 16 32, मतलब ऊपर 16 में से 12 क्वेश्चन करने, नीचे भी 16 में से 12 क्वेश्चन करने हैं। मतलब करने तो ऐसे 3 है, हर किसी के 3 पार्ट है। सारा पेपर थ्योरेटिकल बनाया हुआ है, जबकि होना नहीं चाहिए थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल्स होने जरूरी है। आप पेपर देखना चाहते हो तो जम्मू कश्मीर के पेपर उठा के देखना, तुम्हें एक पेपर का एक स्टैंडर्ड एक लेवल नजर आएगा। आप उठा के देखना हरियाणा का पेपर, आपको पेपर का स्टैंडर्ड एक लेवल। पंजाब के पेपर में बहुत ही बेकार होते हैं, इतने बहुत ही सिंपल पेपर डाल देते हैं। अभी PSS ने जेई का रिक्रूटमेंट किया, बहुत ही सिंपल पेपर, बहुत ही बेकार पेपर। एक मतलब क्योंकि जब आप एक रिक्रूटमेंट कर रहे हो, एक ऑफिसर का रिक्रूटमेंट कर रहे हो, असिस्टेंट इंजीनियर जेई का रिक्रूटमेंट कर रहे हो, तो स्क्रीनिंग तो बहुत अच्छे तरीके से होनी जरूरी है ना, उसका एक लेवल भी एक चेक होना जरूरी है, वो बिल्कुल भी नहीं है। आप राजस्थान के पेपर उठा के देखना, आप मध्य प्रदेश के पेपर उठा के देखना, आपको एक स्टैंडर्ड लेवल नजर में आएगा कि यस कोई लेवल का पेपर है। और रिक्रूटमेंट भी इट मींस कि गजेटेड ऑफिसर का है, असिस्टेंट इंजीनियर एक गजेटेड ऑफिसर होता है, तो उसका रिक्रूटमेंट भी अकॉर्डिंगली फिर होना चाहिए। तो ये तुम्हारा है हिमाचल का आपका एग्जाम पैटर्न, इसको भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है यार, मतलब अभी आप लोग तो फाइनल ईयर में आ गए हैं, अभी यहाँ पे इस टाइम पे कुछ नहीं है। इस टाइम पे बस मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगा कि जिसने भी पेपर भरा है ना, तो सारा करने का ट्राई मत करना, सारा करने का ट्राई मत करना। आप 60 नंबर का तैयार करो, 60-70 नंबर का तैयार करो, और उसको लेकिन अच्छे तरीके से तैयार करो। यहां पे सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है। सिविल के स्टूडेंट डिजाइन वाले सब्जेक्ट छोड़ देना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी और स्टील स्ट्रक्चर, ये चारों सब्जेक्ट छोड़ देना, मत हाथ डालना उसके अंदर गेट एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें करने में तुम्हें बहुत टाइम लगेगा और इसका वेटेज 16 से 18 नंबर का ही है। एनवायरमेंट आपका, सॉइल जियोटेक, और आपका उसके बाद मैथमेटिक्स 15 15 15 45 40 नंबर का कम से कम इन 3 सब्जेक्ट्स में से आता है तुम्हारा। फिर सर्वे हाईवे दोनों मिला के तुम्हारा 12 से 14 नंबर का आता है। तो सब्जेक्ट को अकॉर्डिंगली चूज करना और ढंग से करना। इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, कम्युनिकेशन और ईएमएफटी दोनों छोड़ देना सब्जेक्ट को, हाथ मत डालना इसको, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट कर लोगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में चेक करना पिछले 20 साल में कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे के नंबर 85 प्लस क्रॉस किए हैं, हार्डली एक आध बार हुआ होगा। तो वो जो इट मींस कि 15 नंबर का ऐसा पार्ट है जो बहुत 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 ही ज्यादा डिफिकल्ट आता है, उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्यों उसमें मथा मारना, जरूरत ही नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स को ढंग से तैयार करो, 70 नंबर का ढंग से तैयार करके जाओ और उसमें से फिर स्कोर करो। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो 35-40 नंबर के ऊपर आईआईटी मिल जा रहा है बच्चों को, ध्यान से करना है इसको। उसके बाद आपका आ गया मैकेनिकल। मैकेनिकल में ये है कि आप लोग जो तुम्हारे जो ज्यादा सब्जेक्ट्स जो वेटेज वाले हैं, इंडस्ट्रियल हो गया, प्रोडक्शन वगैरह हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, इनको सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से करके जाना। मैथमेटिक्स कोई मत छोड़ना, क्योंकि मैथमेटिक्स 15 नंबर का होता है। क्वांट रीजनिंग भी इससे इजीली हो जाता है। क्वांट रीजनिंग के लिए ऐसा कोई पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बस मैथमेटिक्स अपना अच्छा कर लेना। क्वांट रीजनिंग आपका वो जनरल क्वेश्चन होता है, 10th लेवल का होता है। बीइंग द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट तो आप उसको बड़े इजीली कर लेते हैं, राइट। तो ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, सब्जेक्ट को ढंग से करो और उसका नोट्स अकॉर्डिंगली बनाओ
और अगले साल जो तुम्हारा 6 सेमेस्टर वाला जो ट्रेनिंग आएगा ना उसको यूटिलाइज कर देना। देखो टारगेट करो, मैंने गवर्नमेंट में जॉब में जाना, ठीक है, उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ। आईआईटी जाना है, करो अच्छे तरीके से तैयारी। इंजीनियरिंग सर्विसेज जाना है, करो अच्छे तरीके से तैयारी। तो जो भी तुम टारगेट कर रहे हो ना, चाहे उसको फिर साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, उसको फिर कंप्लीट करके ही छोड़ना है। क्योंकि वो जो तुम्हारा चीज होगी वो तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से हो। ऐसा मत करना कि 1 साल चलो मैं पहले गेट दे के देख लेता हूं, फिर मैं ये करके देख लूंगा, फिर मैं ये करके देख लूंगा। ऐसा मत करना। टारगेट करके चलना कि मेरे को ये करना है तो मेरे को करना है, मेरे को ये चाहिए तो मेरे को चाहिए। और बहुत एग्जाम्स आते रहते हैं, एग्जाम की कोई कमी नहीं है। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एनी ब्रांच, 1 साल में तुम लोग कम से कम 50+ एग्जाम लिख सकते हो अदर देन गेट। 50+ एग्जाम यू कैन राइट अदर देन गेट, बिलीव मी। और ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देते रहते हैं, वहां पे तुम्हें इंफॉर्मेशन वगैरह मिलती रहती है, यू कैन राइट। और ये जितने भी मैं तुम 50 टाइप ऑफ एग्जाम बता रहा हूं ना, ये तैयारी करने का इसका कोई अलग से कोई तरीका नहीं है। गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज का तैयारी करने का एक अलग तरीका है और बाकी सारे एग्जाम्स का तैयारी करने का अलग तरीका है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट या लेस देन 1 मिनट, और कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। इनमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पार्ट को अच्छे से कर लो। नॉन टेक्निकल क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडीज इसको अच्छे से कर लो। हिमाचल के लिए हिंदी और हिमाचल जीके कर लो, तो तुम्हारे सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे, सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। और मल्टीपल एग्जाम होते हैं तुम्हारे पास करने के लिए, बहुत एग्जाम्स आते हैं यार, कोई कमी नहीं है। और अगले 2-4 साल तो बहुत एग्जाम्स आने हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर नहीं कर रहे हैं गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट। पता है क्यों नहीं कर रहे हैं गेट के थ्रू, क्यों एग्जिट मार रहे हैं? क्योंकि अगेन वही है, बच्चों के नंबर नहीं आ रहे हैं। अब मान लो सपोज मैं सेल्स मार्केटिंग के लिए अच्छा हूं, मेरा टेक्निकल नॉलेज हल्का फुल्का ठीक है, मैं HPCL, IOCL इसके एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूं जो अपना लेते हैं, लेकिन गेट मेरे से क्वालिफाई नहीं होगा, तो इसलिए वो अपना एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, सो दैट कि सभी को एक फेयर जो है वो मिल सके, मतलब कि सभी लोग कंपीट कर सके अच्छे तरीके से। और इनके एग्जाम बड़े नॉर्मल होते हैं, तो आप लोग भी इन एग्जाम्स को जो है वो टारगेट कर सकते हैं, और बहुत एग्जाम्स आते हैं, राइट। तो ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का पार्ट है। सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला पार्ट होता है उसका प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करना। मेरे को बताओ, गेट में मैंने बोला था कि 65 में से 55+ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल होते हैं, मेरे को कैसे पता चला? कहां से पता चला? EMFT और कम्युनिकेशन में से 30 नंबर का आता है, कैसे पता चला? प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस है। तो जब भी तुम कोई एग्जाम टारगेट करो ना, उसके प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से तुम्हें क्लियरली शॉर्ट पता चल जाता है कि मेरे को किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। वो स्ट्रेटेजी का पार्ट है, वो प्लानिंग का पार्ट है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करो, अच्छे तरीके से करिए इसको आप। एनी क्वेरी इफ यू हैव, लिखे कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने? पूछिए क्वेश्चन, अब आपके बोलने का मौका। अच्छा, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा यार। तो वी आर बेस्ड इन सेक्टर 34 चंडीगढ़, हम लोग चंडीगढ़ बेस्ड हैं। हमारे 3 प्लेटफॉर्म हैं। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है इंजीनियर्स करियर पॉइंट, विच वी स्टार्टेड इन 2011, 2011 में हमने स्टार्ट किया। 2011 से लेके 2016, 17, 18 तक ऑफलाइन में बहुत अच्छे तरीके से चीजें चल रही थी, लेकिन उसके बाद जैसे मैंने बताया इंजीनियरिंग में डाउन आया, बच्चों का इंटरेस्ट भी कम होना स्टार्ट हो गया। देन इन 2017 वी स्टार्टेड दिस योरपीडिया प्लेटफॉर्म। योरपीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म, मतलब जिसके अलग अलग चैनल्स हैं, और अगर आप इस चैनल को फॉलो करेंगे, अगर आप इस चैनल को अच्छे से देखोगे तो आप लोगों को क्लियरली दिख जाएगा यार ये चैनल थोड़ा डिफरेंट है। ये ऐसी प्रॉब्लम्स को या ऐसे एग्जाम्स को प्रिपरेशन करवा रहा है, या ऐसी चीजें इन्होंने पकड़ रखी है जिसमें कोई नहीं है उसमें सोल्यूशन देने वाला। जैसे एग्जांपल दूं, इफ यू वांट टू गो अब्रॉड, फुल्ली फंडेड मास्टर्स और फुल्ली फंडेड डायरेक्ट PhD आफ्टर बीटेक, जिसमें तुम्हारा खर्चा 1 लाख, 1.5 लाख, मैक्सिमम 2 लाख से ज्यादा नहीं है। अब इसके बारे में बात करने वाला पूरे इंडिया में कोई नहीं है अदर देन योरपीडिया। और ये योरपीडिया ग्लोबल इज द प्लेटफॉर्म जो हमने 2021 में स्टार्ट किया था। योरपीडिया वो स्टार्टेड इन 2017, और इस टाइम पे इसको मेरे को लग रहा है सारा मिला के 10 लाख प्लस बच्चा ऐसा जो इसको फॉलो कर रहा है। पोस्ट गेट काउंसलिंग, सर गेट में मेरे इतने नंबर आए, मेरे को बताइए मैं इसको कैसे यूटिलाइज करूं। मेरे को नहीं पता, मेरे को इस IIT में ये मिल रहा है, इस IIT में ये मिल रहा है, मैं दोनों में से कौन सा ज्वाइन करूं। इस IIT में ये मिल रहा है, इस NIT में मेरे को ये मिल रहा है, मैं कौन सा ज्वाइन करूं। तो पोस्ट गेट काउंसलिंग एक बहुत बड़ा पिलर है योरपीडिया का। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, नोबडी इज देयर इन इंडिया जो इसका तैयारी करवाता हो अदर देन योरपीडिया। और इसमें तकरीबन 1 साल में हम लोग
7 से 8 हजार बच्चों का इंटरव्यू जीडीजीटी का तैयारी करवाते हैं। एवरीथिंग इज ऑनलाइन, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। ऑनलाइन के केस में एजुकेशन में टोटली चीजें फेल हो गई हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आए और फेल हुए और बंद भी हो गए हैं, कुछ बंद होने की कगार पे हैं। लेकिन आपको ऑनलाइन के सबसे बड़ा जो फेल होने का जो रीजन है वो ये है कि वहां पे आपकी प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जिस दिन आप रिकॉर्डेड के चक्कर में चले गए ना, वो फेल हो जाएगा मॉडल तुम्हारा। कि लाइव लगाना है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे तुमने उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना स्टार्ट किया ना, तुम इंटरेस्ट लूज कर जाओगे। इंटरेस्ट लूज हो जाओगे, फिर चीजें पाइलअप होती चली जाएंगी और उसके बाद तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऑनलाइन फेल हो चुकी चीजें, जब खास करके जब हम टीचिंग के हिसाब से बात करें, एग्जाम्स के हिसाब से, उसमें रेगुलर प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, ग्रुप डिस्कशन जीटी इंटरव्यू 1-to-1 सेशंस होते हैं, तभी ये चीजें सक्सेसफुली चल पा रही हैं। तो इनको अगर आप देखोगे तो ये बहुत यूनिक प्लेटफॉर्म है। योरपीडिया वी स्टार्टेड इन 2017 एंड देन योरपीडिया ग्लोबल वी स्टार्टेड इन 2021। और उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसी वीडियोस या बहुत सारे ऐसा कंटेंट मिलेगा जिससे आपको बहुत ज्यादा और इन डेप्थ इन डिटेल अवेयरनेस भी मिलेगा। जैसे मैं अभी हम लोगों ने शायद 1.5 घंटा डिस्कशन किया है, मैं बोलने को पूरा 8 घंटे बोल सकता हूं। एक एक चीज को पकड़ के चाहे मेरे को 1-1 घंटा बुलवा लीजिए, बहुत कुछ है बोलने को, क्योंकि बहुत ज्यादा डेप्थ में चीजें हैं। एक टॉपिक को पकड़ो 1 घंटा तक मैं बोल सकता हूं मैं तो, लेकिन टाइम की शॉर्टेज के कारण जितना मैंने अभी आपको मोटा मोटा सा बता दिया। अब ये सारी प्रेजेंटेशन सुन के जो भी चीजें तुम्हारे दिमाग में क्लिक की है ना, वो लिख लो, जाके कहीं पे लिख लो, क्योंकि दिमाग से निकल जाएगी। और उसको डेली देखना स्टार्ट करो कि ये चीज मेरे को इंटरेस्टिंग लगी और मेरे को उसको फिर और एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। हमारी हेल्प चाहिए, वी आर बेस्ड इन सेक्टर 34। हम लोग वहां पे प्रिपरेशन करवाते हैं, गेट का, स्टेट जेईई एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करवाते हैं। इस कॉलेज से एवरी ईयर बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, नॉट फ्रॉम दिस कॉलेज, पूरे हिमाचल में गवर्नमेंट या प्राइवेट बहुत बच्चे आके वहां पे प्रिपरेशन भी करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से चीजें करते हैं। नाउ इट विल बी अप टू यू कि मेरी सारी प्रेजेंटेशन में, इट डजंट मीन कि इस सारी प्रेजेंटेशन में मैंने जितनी सारी चीजें बताई वो सभी को क्लिक करेंगे, नहीं, किसी को कुछ क्लिक करेगा, किसी को कुछ क्लिक करेगा, किसी को कुछ क्लिक करेगा। तो जो भी तुम्हें लगता है कि ये चीज मेरे इंटरेस्ट की लग रही है मेरे को, उसको और एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो और उसकी डेप्थ में जाना स्टार्ट करो। फिर जब भी कहीं पे भी आपको लगे कि यहां पे मैं अटक गया, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी। ये जो नीचे वाला नंबर है ये मेरा ही है। आप किसी भी वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पे, कहीं पे भी जो नंबर देखोगे यही नंबर देखोगे। इसी नंबर पे जब आप कॉल करोगे तो वो मेरा ही नंबर है, मेरे को ही आपको कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली और पूरा इन डिटेल जो है डिस्कशन कर सकते हैं। पेरेंट्स के साथ आके अगर आप विजिट करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। 34 में चंडीगढ़ आप लोगों के चक्कर लगते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। नाउ एनी क्वेरी इफ यू आर हैविंग, यू कैन आस्क मी। पूछिए 2-4 क्वेश्चन। या सुना तो इंटरेस्ट से है। कोई क्वेश्चन नहीं? हाँ जी सर। देखिए सर, कभी भी कोई भी कंट्री ना डायरेक्ट जॉब के लिए ऑफर नहीं करेगी आपको, और अगर आप कहीं पे भी जॉब के लिए जाओगे अब्रॉड में, डायरेक्टली ट्राई करोगे, वो आपको लेबर वाला जॉब देगा। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, सबसे पहले आपको एज ए टेक्नोक्रेट जाना है। अगर आप एज ए टाइम की लिमिटेशन, चलो मेरे से आप इंडिविजुअल डिस्कशन में वैसे मोटा सा बता देता हूं। अब्रॉड के लिए देखो, अब्रॉड के लिए क्या है कि जब आप जाना चाहते हो ना, पहले जाओ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मास्टर्स के लिए जाओ, पीएचडी के लिए जाओ, डायरेक्ट पीएचडी के लिए जाओ, जाइए। पीएचडी पूरे वर्ल्ड में फुली फंडेड प्रोग्राम होते हैं। पीएचडी बिना पैसे के होती ही नहीं है। क्यों बिना पैसे की नहीं होती है? क्योंकि पीएचडी एक जॉब होती है। तुम्हें एक प्रोजेक्ट पे काम करना होता है 2-3-4 साल के लिए, तो तुम्हें वहां पे असिस्टेंटशिप मिलती है। इंडिया में कितनी मिलती है? 38,000 से लेके 80,000 के बीच में, जो कि ये कंट्री इतना डेवलप नहीं है। थिंक अबाउट द डेवलप्ड कंट्री, वहां पे तुम्हें 2,500 से लेके $4,500 पर मंथ का होता है, और 8 घंटे का जॉब होता है, 5 दिन का जॉब होता है। कोई लेबर वर्क नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना। तुम लोग जिंदगी एक्चुअल में क्या होती है ना, तुम लोग जी सकते हो अगर तुम अब्रॉड के लिए या बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी या मास्टर्स इंडिया से करो और फिर पीएचडी के लिए बाहर चले जाओ। और फिर वहां पे इंडिया में अभी ये कल्चर नहीं आया कि पीएचडी के बाद इंडस्ट्रीज में जॉब का, लेकिन फॉरेन में डेवलप्ड कंट्री में ये बहुत बड़ा कल्चर है कि पीएचडी के बाद जॉब वाला। फिर जब आप 2 साल वहां पे मास्टर्स करो या 3 साल के लिए करो या 5 साल के लिए पीएचडी करो, उसके बाद फिर जब आपकी वहां पे जॉब लगती है, उसके बाद फिर चीजें बड़ी नॉर्मल हो जाती हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी थोड़ा टफ चीज है, क्योंकि उसके लिए आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा चाहिए, आपके प्रोजेक्ट्स, आपकी इंटर्नशिप बहुत अच्छी चाहिए। सो यू कैन टारगेट द मास्टर्स आल्सो फ्रॉम द अब्रॉड।
यूएस से बहुत खर्चा आ जाता है। टारगेट यूरोप, यार यूरोप में बहुत कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें एजुकेशन फीस होती है जीरो, कोई खर्चा नहीं होता, ट्यूशन फीस जीरो होती है, सिर्फ तुम्हारा रहने खाने पीने का खर्चा होता है वहां पे। उसके बाद जब आपका 1 साल हो जाता है, अगर तुमने 1 साल से ढंग का काम किया वहां पे, तो तुम्हारा वहां पे इंटर्नशिप लगता है, और इंटर्नशिप वो पेड होता है। तो जो तुम्हारा 10-12 लाख का खर्चा हुआ होता है वो भी तुम अपना इंटर्नशिप से पूरा कर सकते हैं इफ यू आर टारगेटिंग द अब्रॉड। इसके अलावा एक स्कॉलरशिप होती है जिसका नाम किसी ने नहीं सुना होगा, हाथ खड़ा कर देना जिसने इसका नाम सुना हो, इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप। सुना किसी ने इसके बारे में? सुना किसी ने इसके बारे में? ये एक जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम होता है यूरोप के अंदर, जिसमें किसी 3 यूनिवर्सिटी में, अलग अलग कंट्रीज की 3 यूनिवर्सिटीज में आप लोग मास्टर्स कर सकते हैं। 2 साल का प्रोग्राम है और ये फुल्ली फंडेड होता है, जिसमें तुम्हारा रहना खाना पीना आना जाना जो भी है सब कुछ वो फ्री होता है, कोई उसमें खर्चा नहीं होता है, सब कुछ फ्री है। इंडिया में ये 300 से 350 बच्चे को मिलता है, लेकिन पिछले साल ये तकरीबन 170-80 बच्चे को मिला। हमसे ज्यादा पाकिस्तान के स्टूडेंट लेके 250 प्लस, सब डाटा ऑनलाइन पढ़ा है। रीजन ये नहीं है वो ज्यादा कैपेबल है, अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है चीजों के बारे में। सोचो अगर यहां नहीं पता, आप पूरे कॉलेज को मेरे को लग रहा नहीं पता होगा इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप के बारे में बच्चों के लिए। तो इरास्मस मंडस एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मास्टर प्रोग्राम है, जॉइंट मास्टर प्रोग्राम है, कोई खर्चा तुम्हारा नहीं होगा, उसको भी तुम लोग टारगेट कर सकते हो। उसके बाद 4 यूनिवर्सिटीज हैं जो गेट के थ्रू एंट्री लेती हैं। कौन कौन सी है? 2 सिंगापुर की है, एनटीयू, एनयूएस। एनयूएस का रैंक है वर्ल्ड रैंक 8, एनटीयू का वर्ल्ड रैंक है 22। ये गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट लेते हैं, मास्टर्स में एंट्री लेते हैं। एक वीडियो है यूरोपीडिया ग्लोबल पे पड़ा है, सन्नी उसका नाम है, लड़के का जलंधर का नाम है, उसने गेट एग्जाम दिया था, उसका आईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका एनयूएस में सिलेक्शन हो गया, उसके साथ इंटरेक्शन किया हुआ यूट्यूब पे पड़ा है, वर्ल्ड रैंक 8 है। आई थिंक कोई भी आईटी शायद 150 के अंदर नहीं आती है, उसको गेट के थ्रू नहीं मिला आईआईटी, लेकिन उसको एनयूएस मिल गया। क्योंकि इंडिया में हायर स्टडीज का रिक्रूटमेंट और अब्रॉड में हायर स्टडीज का रिक्रूटमेंट एक अलग तरीके का है। इंडिया में गेट के थ्रू हो रहा है, मार्क्स के बेस पे, लेकिन अब्रॉड में तुम्हारी प्रोफाइल के बेस पे होता है कि तुम्हारा बीटेक सीजीपीए क्या है, तुम्हारे गेट में कितने नंबर आए, तुमने बीटेक में क्या प्रोजेक्ट किया, तुमने बीटेक में इंटर्नशिप्स कैसे की, तुमने क्या कोई सेमिनार्स वगैरह या और एक्स्ट्रा करिकुलर एकेडमिक नॉन एकेडमिक क्या एक्टिविटीज आपने की हैं, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आपका कवर लेटर, आपका मोटिवेशन लेटर, ये सारी चीजें मैटर करती हैं जब तुम अब्रॉड टारगेट करते हो। और अगर किसी का प्रोफाइल थोड़ा सा अच्छा है, यू ऑल कैन टारगेट अब्रॉड। अब्रॉड एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, खर्चा नहीं आएगा, दिमाग से निकाल दो खर्चे वाला फैक्टर। तो अगर अब्रॉड से रिलेटेड किसी का इंटरेस्ट बनता है तो यू कैन डिस्कस विद यूरोपीडिया ग्लोबल। आप वहां पे जाके अपना प्रोफाइल असेसमेंट करवा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं कि यस कि आप लोग जो है का जो प्रोफाइल है वो इसके लिए सफिशिएंट है या नहीं है। फिर दूसरा तरीका, राइट गेट एग्जाम, डू मास्टर्स फ्रॉम इंडिया, गो फॉर द पीएचडी अब्रॉड। वो और भी बहुत अच्छी ऑप्शन है क्योंकि वो फुल्ली फंडेड होती है। 2,500 से लेके $4,500 पर मंथ का स्कॉलरशिप, जिसमें तुम्हारा वहां पे रहने खाने पीने का सारा खर्चा मिला के $1,500 से ज्यादा नहीं होता है। कम से कम यू कैन सेव 80,000 to 1 लाख मिनिमम पर मंथ अगर आप अब्रॉड पीएचडी के लिए जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप टारगेट कर सकते हैं। तो जॉब के लिए से जो आपने क्वेश्चन पूछा, जॉब के लिए यही है, डायरेक्ट कभी अगर आप टारगेट करेंगे वो लेबर वालों, कोई कंट्री नहीं चाहेगी कोई डायरेक्टली आए हम उसको रिक्रूटमेंट दे, कोई भी कंट्री। अब यहां से अंदाजा लगा लीजिए, कोई स्टेट यहां पे नहीं चाहती है कि दूसरी स्टेट का बच्चा उसमें जॉब लेके जाए, तो कोई कंट्री कैसे चाहेगी कोई दूसरा कंट्री के आगे बच्चा उसमें जॉब लेके जाए? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये पॉइंट है सारा का सारा, ये है। कोई क्वेश्चन? फिर हम वाइंड अप करेंगे इसको। बाकी अगर भी कोई डाउट रह जाता है आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये भी बुकलेट्स हैं, बुकलेट्स में ये QR कोड लगे हुए हैं, आप इनको स्कैन करके इन चैनल्स को आप लोग विजिट कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।